हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेस। काफी अच्छा नाम है ना चैप्टर का, ह्यूमन रिसोर्सेस। अभी तक आपने जो भी जियोग्राफी में पढ़ा तो वो क्या देखा आपने, सारा सब कुछ नेचुरल देखा। मतलब नेचर में जो इंडस्ट्रीज है तो वो इंडस्ट्रीज नेचर से जुड़ी हुई है, फिर ये सारी चीजें सब कुछ ठीक है। इंडस्ट्रीज के बाद में आपने एग्रीकल्चर देखा, आपने सॉइल रिसोर्सेस, वाटर, ये सारा सब कुछ देखा था। तो ये जो पार्ट पढ़ा आपने, ये पूरा पार्ट जो था जियोग्राफी का, वो किस चीज से डील करता था, वो कहीं ना कहीं डील करता था नेचर और ह्यूमन बींग्स के बीच में। अब हम ह्यूमन बींग्स को ही रिसोर्स की तरह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहां पे क्या लिखा है, ह्यूमन रिसोर्सेज इज अल्टीमेट रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज इज अल्टीमेट, ह्यूमन रिसोर्सेज आर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर अल्टीमेट रिसोर्स। कैसे, क्या, ये समझाता हूं मैं आपको। देखो सिंपल सी चीज है, यहां पे ज्यादा आपको सोचना भी नहीं है। एक सीधा सटीक एग्जांपल देता हूं। आपके पास सब कुछ है मतलब आपके पास में बहुत सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे आपके पास मिनरल ओर है बहुत सारे, ठीक है, आपके पास में कोल है, आपके पास में क्या है, पूरा इंडस्ट्री बनी हुई है, चलो इंडस्ट्री पूरी बनी हुई है। लेकिन अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, आपके पास में स्किल्स नहीं है कि उस ओर से मिनरल कैसे निकालना है, आयरन स्टील कैसे बनाना है, तो आप मुझे एक जवाब दो सीधा सा कि क्या कुछ भी पॉसिबल हो पाएगा, किसी भी तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटी आप कर पाओगे? नहीं, उल्टा ये होगा कि आप वो और उठा उठा के एक दूसरे को मारने लगोगे, ठीक है। कुछ भी नहीं आ रहा करते तो लड़ लो। तो इस तरह से क्या है, यहां पे हमने क्या देखा कि ह्यूमन बींग्स ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है, या फिर कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स वो अल्टीमेट रेसिपी में जो एक्स फैक्टर बोलते हैं ना, खाना बनाते समय हर सबकी मम्मियों के पास में क्या रहता है, एक एक्स फैक्टर रहता है कि जो बताता है कि हाँ ये उनके हाथ का खाना है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर बनाना है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी तरह की इंडस्ट्री को चलाना है, या फिर किसी भी तरह का काम करना है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, कुछ भी हो, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। मतलब ह्यूमन बींग्स के पास में अगर स्किल्स होंगी, ह्यूमन बींग्स उन चीजों को कर पाने की नॉलेज रखते होंगे, तो ही वो चीज हो पाएगी पॉसिबल, ठीक है। तो इस सेंस में क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द अल्टीमेट रिसोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर अगर कोई रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है। अब ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, सवाल ये आ गया। तो जो नॉलेज, जो स्किल्स, जो कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि आप हो और मैं हूं, ठीक है। तो अब मेरा ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप हुआ है कि हाँ मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, तो मेरे अंदर के स्किल्स हैं। अब आप हैं, आपके पास में मान लो आपको क्या आता है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है बहुत अच्छी, तो वो आपके ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करता है, वो आपकी स्किल्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है अगर जैसे समझा जाए तो देखो यहां पे, हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप अदर रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल इनटू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। जो मैंने आपको अभी पूरी कहानी समझाई है कि अगर इंसान क्या रहेगा, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप रहेंगे, डेवलप किस सेंस में, ह्यूमन बींग्स अगर हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, ठीक है, मोटिवेटेड होंगे, वो किसी काम को करने के लिए तैयार होंगे, तब क्या होता है, तब जाके किसी भी तरह का जो दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। अब आपके पास जमीन है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बोले कि हम काम करेंगे लेकिन आता कुछ नहीं है, आपके पास पैसा भी, आप पैसे के ऊपर सो रहे हो, इतना पैसा आपके पास, लेकिन अगर आपको काम करते नहीं आता है तो वो क्या है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक। तो हेल्दी एजुकेटेड, अब आपकी हेल्थ भी साथ देना चाहिए। देखो एक एक शब्द की सिग्निफिकेंस है। एजुकेटेड मतलब आपको पता होना चाहिए, एजुकेटेड मतलब ये नहीं कि आपके पास डिग्री हो, आपके पास में उस काम को करने का नॉलेज हो, आपके पास में वो एजुकेशन हो। हेल्दी मतलब आप उस काम को करने के लिए शरीर से भी मजबूत रहे, आप बीमार हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते तो कैसे करोगे काम, ठीक है। मोटिवेटेड मतलब आपके अंदर एक इच्छा रहना चाहिए, आपके अंदर एक क्या रहना चाहिए, एक फोर्स रहना चाहिए, एक ड्राइविंग फोर्स रहना चाहिए जो उस काम को करने के लिए आपको प्रेरित करे। क्लियर? आगे क्या है, तो अब जब ये क्वालिटीज होगी एक इंडिविजुअल के अंदर, तो healthy educated and motivated people develop other resources, दूसरे रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सारे रिसोर्सेज को, दूसरे जितनी भी चीजें, अगर आपके अंदर ये तीन क्वालिटीज है, तब जाके आप उस जमीन पे खेती कर पाओगे, तब जाके आप उस पैसे से एक इंडस्ट्री लगा पाओगे। है ना समझ में? डेवलप ऑल दीज थिंग्स इनटू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। क्लियर है? तो ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। अब अगर मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स तो समझा दिया कि जो इंटरनल क्वालिटीज हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो गई है। लेकिन ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, तो ये भी दूसरे रिसोर्स की तरह ही है। जैसे आयरन ओर की अगर बात करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो आयरन ओर क्या है, हमने देखा था ना, आयरन ओर अलग अलग जगह फैला हुआ है, कंट्री में अलग अलग जगह फैला हुआ है, और इंडस्ट्री कहां सिचुएट की जाएगी, जहां और अवेलेबल होगा।
तो आप हर जगह इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते हो। उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब हर जगह हर इंसान को हर चीजें नहीं आती है। आप देखोगे तो रूरल एरियाज में लोगों को शायद उतने स्किल्स ना हो, किस चीज के इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने के, इंडस्ट्रीज में कैसे काम किया जाएगा उस चीज के स्किल्स ना हो रूरल एरिया में, इसलिए वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। अब हो सकता है शहरों में लोग अपना खाना खुद क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है वो स्किल्स ना हो, ठीक है। और स्किल्स ही क्या है, स्किल्स ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है। तो इस सेंस में ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जिस तरह से दूसरे रिसोर्सेज, कहीं पे अगर लोहा है तो वहां पे हो सकता है पानी ना हो, कहीं पे अगर पानी है तो हो सकता है वहां पे फर्टाइल लैंड ना हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे ह्यूमन रिसोर्सेज भी जरूरी नहीं कि हर इंसान को हर चीज आती हो, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। आगे क्या है, दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स। अब देखो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एजुकेशनल लेवल, कितना नॉलेज है, एज। अब मान लो आपके पास में सारे बच्चे ही बच्चे हैं आपके देश में, बच्चे भी इन द सेंस 10 साल से नीचे वाले सारे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है जो अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। क्या करोगे उन बच्चों को, मतलब उन बच्चों से काम करवाने से तो रहे आप, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कैसा है कि सारे के सारे आपके जितने भी लोग हैं वो 75 प्लस, 75 साल से ऊपर हैं सारे लोग, ठीक है। तो अब क्या है, एक्सपीरियंस तो बहुत होगा उनके पास में, लेकिन एनर्जी नहीं है उतनी उनके पास, ठीक है। उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो काम कर सके। तो इस सेंस में क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स वेरी करता है, हर कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स, हर एरिया का, हर रीजन का, हर घर में ह्यूमन रिसोर्स वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द एजुकेशनल लेवल्स, एज, सेक्स। सेक्स यानी जैसे कहीं कहीं पे मेल है, कहीं कहीं पे फीमेल है बहुत ज्यादा, तो वो मेल और फीमेल में हम क्या कर देते हैं, ऐसा देखो प्रैक्टिकली हर वो काम जो मेल कर सकता है वो फीमेल भी कर सकती है, हर वो काम जो फीमेल कर सकती है वो मेल भी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं स्टीरियोटाइप्स बना दिए जाते हैं, जो आपने सिविक्स में पढ़ के आए हो, क्या कि ये काम तो सिर्फ मेल करेंगे, ये काम तो सिर्फ फीमेल करेंगी। तो उसके चलते क्या है कि ये ह्यूमन रिसोर्स वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स, एजुकेशनल लेवल, एज, सेक्स, ठीक है। अब आगे एक और चीज क्या देखो इसी पार्ट में, देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। अब देखो क्या है, मान लो कि हमारे पास में अगर 100 लोग हैं, तो वो 100 लोग और किसी दूसरे देश के पास में 20 लोग हैं, तो 100 लोग ज्यादा काम कर जाएंगे ना, तय है ये। तो देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। अब कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि हमारे यहां 100 लोग हैं लेकिन 100 के 100 किसी काम के नहीं, कहीं 20 लोग हैं तो 20 के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनका क्या है, वो हेल्दी है, एजुकेटेड है, मोटिवेटेड है, तो वो 20 काम के बजाय 100 के। तो ये नंबर और कैरेक्टरिस्टिक भी क्या करता है, वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ था ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई कुछ चीजें मैंने आपको बताई। ये जो वीडियो लेक्चर है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर से एक बार रूबरू होते हैं, चैप्टर को समझते हैं कि हाँ चैप्टर में है क्या। आया ना समझ में इतना यहां तक। अब देखो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहली चीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि हाँ जहां पॉपुलेशन है तो दिखती बात है वो पॉपुलेशन एसेट में, मतलब एक प्रॉपर डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स में बन सकती है या नहीं भी बन सकती है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि लोग है कहां कहां, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड है या नहीं वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो देखो कि ह्यूमन बींग्स कहां है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वो वाला पॉइंट होने वाला है हमारा, ठीक है। अगली चीज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी एक टॉपिक है, इसे समझेंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब कहां कितने लोग रह रहे हैं, यहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यहां कम लोग रह रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट हम एक स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। फिर क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है तो वो क्या करता है, वेरी करता है बहुत ज्यादा। कैसे वेरी करता है कि कहीं पे लोग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश इज दी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन आवर कंट्री, और वहीं पे आप देखोगे तो सिक्किम हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इन स्टेट्स में उतनी पॉपुलेशन नहीं है। कारण क्या है, ठीक है, व्हाट आर दी फैक्टर्स, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इस चीज को समझेंगे। अगली चीज पॉपुलेशन चेंज, जी हां ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉपुलेशन चेंज होती है। कैसे चेंज होती है पॉपुलेशन, वो समझाता हूं मैं आपको कि लोग क्या हो रहे हैं आपके मतलब आपकी कंट्री में कभी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, तो ज्यादा बर्थ हो रहे हैं, डेथ हो रही है, तो ये पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है, ठीक है, वो सारा सब कुछ। ये तो ट्रेलर है ना, तो आपको एक बेसिक आइडिया देते चल रहा हूं मैं। तो पॉपुलेशन चेंज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। फिर पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अगर पॉपुलेशन चेंज हो भी रही है तो किस पैटर्न में हो रही है, बहुत स्पीड से बढ़ रही है, कम बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, वो सारा सब कुछ। अगली चीज पॉपुलेशन कंपोजिशन देखेंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी मैंने, आपको एज ग्रुप की बात की थी ना, तो वो पॉपुलेशन कंपोजिशन, क्या आपके देश में सारे ही बच्चे हैं, क्या आपके देश में सारे ही बुजुर्ग हैं, या फिर सारे मिक्स हैं, कौन सा एज ग्रुप डोमिनेटिंग है, कौन सा एज ग्रुप कम है,
ये सारी चीजें हम देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन में। आया समझ में यहां तक? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने देखा कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और चैप्टर की एक ब्रॉड थीम को समझा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या चीज है? देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? ह्यूमन बींग्स हो गए। तो हमें यह भी देखना जरूरी है कि ह्यूमन बींग्स कहां हैं, कैसे हैं, कितने हैं। तो ये सारी चीजों को देखना समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये समझाने से पहले मैं अपना हथियार तैयार कर लेता हूं। ठीक, रुको जरा 2 सेकंड। क्लियर? तो अब देखो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। हम देखेंगे द पैटर्न इन विच द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी चीज है, जिस पैटर्न में देश में, दुनिया में लोग बिछे हुए हैं एक तरह से, ठीक है, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां जहां जो जो रह रहा है, उस पैटर्न को कहा जाता है द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हाउ द पीपल आर लिविंग एंड वेयर द पीपल आर लिविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में किस तरह से लोग कहां कैसे रह रहे हैं। अब देखो उसमें क्या है, तो ये जो इमेज है, ये इमेज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब अपने आप में इसने पूरे टॉपिक को समझा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का वो कैसा है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो ऐसा है। देखो, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। ये समझ लो, ये गणित सीख गए तो सब सीख गए, चलो पूरा टॉपिक सीख जाओगे। 90% से ज्यादा जनसंख्या, मान लो क्या है कि ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड, ठीक है, 100% पॉपुलेशन है। अब ये 100% पॉपुलेशन में अगर मान लो 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 90 लोग, ठीक है, 90 पीपल, तो 90 लोग कहां रह रहे हैं, रहने की जगह जैसे, और ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड है, तो इस पूरे वर्ल्ड के मात्र 30% हिस्से पे, ठीक है, ये 30% जमीन के हिस्से पे 90% लोग जी रहे हैं। ठीक है, 100 में से अगर दुनिया में 100 लोग जी रहे हैं मान लो, तो 100 में से 90 लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया के 30% हिस्से में जी रहे हैं। बाकी क्या है, बाकी 70% हिस्सा जो है वो खुला छूटा हुआ है। लैंड सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, पानी को मत इंक्लूड करना इसमें। इतनी जमीन, 70% जमीन में कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? 70% जमीन में सिर्फ 10% लोग रह रहे हैं। अब आप बोलोगे तो हम जाके वहां रहने लगे, इतनी दिक्कत क्या है इसमें? वहां रहना आसान नहीं है, इसीलिए तो नहीं रह रहे हैं। नहीं तो तुमने क्या सोचा था, लोग तो उठ के चले जाते हैं। ठीक है, वहां रहना आसान क्यों नहीं है? तो देखो कारण समझाता हूं मैं। कारण है बहुत सारे। सबसे पहले तो क्या है कि बहुत बड़े बड़े ट्रैक्स क्या है, मान लो ग्लेशियर्स के अंदर दबे हुए हैं, तो जैसे अंटार्कटिका हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, तो ये जो लैंड एरिया है इट इज बीइंग कवर्ड अंडर ग्लेशियर्स, बर्फ के अंदर ढके हुए हैं। वहां रहना पॉसिबल नहीं है, एक्सट्रीम कंडीशन से। बहुत ज्यादा ठंडा है, बर्फ जमी रहती है, तो वहां पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, बीच बीच में कई माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स पे कितनी मतलब लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। देखो, हम एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं, मुझे पता है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो उसमें से 90% बोल रहा हूं, क्योंकि 10% बच्चे, बहुत से टेक्स्ट आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पता चलता है कि बहुत रूरल एरिया से बच्चे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, वो अपनी पढ़ाई को वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, सिक्किम में, जगह जगह अलग अलग जगह। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे हैं। बाकी मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हम देखेंगे तो कहां है, प्लेन्स में रह रही है या फिर एक ऐसी जगह पे रह रही है जहां पे सारी फैसिलिटीज है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में रह रही है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो हम क्या देखते हैं कि वर्ल्ड का एक मेजर चंक जो है, 90% पॉपुलेशन जब 30% लैंड पे रह रही है, और जो 10% पॉपुलेशन है, तो 70% लैंड पे जो रह रही है, तो वो भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रह रही है। एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे तो मैंने बताया 70% हिस्सा क्या है, या तो बर्फ के नीचे ढका हुआ, या फिर माउंटेन्स हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है जहां पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, अगर जो जी भी रहा है तो बहुत कठिनाइयों के साथ जी रहा है। फिर क्या है, डेजर्ट है, तो बहुत बड़ा एरिया मान लो डेजर्ट के अंदर दब गया, तो डेजर्ट में वहां लोग नहीं रह रहे। तो इस तरह से क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर दी पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक शब्द में डिफाइन करें, क्या है, बहुत अनइवन है। ठीक है, इवन नहीं है, अनइवन। आपकी क्लास में हम कैसे बैठते हैं, क्लास में आप बैठते हो इवन तरह से एकदम, कि एक रो में 10 बच्चे हैं तो 10 ही बच्चे हैं। वो बात अलग है कि क्या जैसे किसी ऐसे टीचर का पीरियड होता है जो अलाउ कर देता है, तो एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ जाते हैं। बाकी एक इवन पैटर्न में बैठते हो आप लोग सब। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर इक्वल स्पेसिंग पे सब कुछ बैठा है, और अब तो कोरोना के बाद में और इवन हो जाएगी चीजें। लेकिन
लेकिन अगर हम बात की जाए तो लोग जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो अनइवन है, ठीक है, ज्यादा लोग यहां रह रहे हैं, कम लोग वहां रह रहे हैं, इस तरह से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये एक डेटा बताया मैंने आपको, एक फैक्ट बताया। आगे देखो क्या है इसमें। अब जैसे ये इमेज क्या दर्शाती है, ये इमेज दर्शाती है कि ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, अगर 100 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए तो 100 में से जैसे ये लिविंग इन एशिया, येलो कलर जो है वो एशिया बताता, तो कम से कम आधी दुनिया कहां रह रही है, एशिया में रह रही है। फिर लिविंग इन यूरोप, तो ऑरेंज कलर में यूरोप है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सिर्फ 100% में से 12% पॉपुलेशन कहां रहती है, यूरोप में रहती है, ठीक है। अगली क्या है, लिव इन अफ्रीका, तो अफ्रीका में भी देखो अगर पॉपुलेशन पूरे अफ्रीका में तो 1 2 3 4 5 6 7 8% पॉपुलेशन अफ्रीका में रह रही है। उसी तरह सॉरी, ये सेंट्रल साउथ अमेरिका के लिए 8% बताया, अफ्रीका का कलर दूसरा है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे तो कलर देख नहीं पाते हैं, क्लियर। आगे क्या है, लिव्स इन अफ्रीका में ये वाला कलर देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14% पॉपुलेशन वहां रह रही है। तो ये आपका अनइवन पैटर्न समझ में आ रहा है कि आधे से ज्यादा दुनिया कहां रह रही है, एशिया में रही है, बाकी दूसरी जगह पे क्या है, पॉपुलेशन कम है। अब अगर ओशियाना की बात की जाए तो आप बोलोगे ओशियाना कौन सी जगह, पहली बार सुन रहे हैं, तो देखो जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोलते हैं हम, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का नाम ओशियाना है ऑफिशियली। उसमें क्या क्या, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जो है, पपुआ गुआना, ये सारी कंट्रीज मिलकर एक अलग कॉन्टिनेंट है, वो ओशियाना कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो वहां पे 1% पॉपुलेशन, ठीक है, लीस्ट पॉपुलेटेड है। तो देख लो अब जगह कितनी बड़ी दिखती है ऑस्ट्रेलिया की, 6th लार्जेस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का, और इतनी बड़ी जगह में सिर्फ 1% पॉपुलेशन। आया समझ में किस तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको समझाया। आगे देखो क्या है, तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज हो गई। मान लो कि अगर वर्ल्ड में 400 लोग जी रहे हैं, तो वर्ल्ड में 400 लोग जो हैं, तो 3/4 मतलब क्या हो गया, तो 300 लोग कहां जी रहे हैं वर्ल्ड में, 400 लोग अगर टोटल हैं तो 400 में से 300 लोग 2 कॉन्टिनेंट में है बस, एशिया में और अफ्रीका में। और यही वो कॉन्टिनेंट है जहां पे पॉवर्टी सबसे ज्यादा है, ठीक है, यही वो कॉन्टिनेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा भी है, लेकिन पॉवर्टी, पॉपुलेशन है तो पॉवर्टी आ जाती है। फिर क्या है, दूसरी दिक्कतें, लेवल ऑफ डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन के कारण लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी बहुत कम है, ठीक है। ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। अब ये जो 3/4 ऑफ पीपल की हमने बात करी है ना, तो इसे इस चीज पर और समझो। देखो 60%, अब एक नया डेटा, तो हमने तो 2 कॉन्टिनेंट में देखा कि 60% 3/4 मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो 75% पॉपुलेशन जो है तो वो कहां रह रही है, 2 कॉन्टिनेंट में रह रही है। और इस डेटा के हिसाब से देखोगे तो क्या है कि 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल, ठीक है, मतलब क्या है कि 100 लोग हैं अगर दुनिया में, तो 100 में से 60 लोग जो हैं, ठीक है, 100 में से 60 लोग कितने देशों में रहते हैं, अब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, 10 देश में 60 लोग रह रहे हैं। और देश कितने हैं टोटल, तो अप्रोक्स 200 कंट्रीज लेके चले हम, तो अप्रोक्स 200 कंट्रीज जो है, तो 200 देश जो है, तो उन 200 देशों में से 190 देश में मात्र 40 लोग, डेटा ही कम हो गया, 190 देश, ठीक है, 190 कंट्रीज, और मात्र 40% पॉपुलेशन रह रही है। और 10 कंट्रीज, सिर्फ 10 कंट्रीज में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, 60% पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। वो 10 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो सबसे आगे चाइना, ठीक है, फिर हम हराने की मतलब पीछे दौड़ लगाने की नहीं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे हम तो चाइना के बाद में इंडिया, इंडिया के बाद में यूएसए के बाद में इंडोनेशिया, ब्राजील, ठीक है। तो इंडोनेशिया, ब्राजील, फिर पाकिस्तान इंडिया को हराने के पीछे दौड़ रहा है कि नहीं इंडिया कैसे आगे निकल जाएगा। फिर उसके पीछे बांग्लादेश, रशिया, ठीक है, नाइजीरिया, जापान। तो ये 10 कंट्री में 60% पॉपुलेशन रह रही है, क्लियर है। ये सारा डेटा था किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। और एक शब्द में फिर से एक बार सम अप करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज अनइवन, ठीक है, पूरी तरह से अनइवन है। अब इस कारण से क्या होगा, जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा चैप्टर है, अब चैप्टर से तो जोड़ो टॉपिक को, तो हम ये देखेंगे कि जब पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट होगा वो भी अनइवन होने वाला है, ठीक है। आगे हम इन्हीं सारी चीजों को देखेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हुआ, आगे मैं आपको डेंसिटी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या है कि इंडिया में कुछ पार्ट में तो बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां की डेंसिटी बढ़ जाएगी, कुछ पार्ट की कम हो जाएगी। क्या है पूरा टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो में किसी प्रकार का किसी को कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन।
इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर का टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डी फॉर दिगराज। ठीक, अब देखो समझना क्या है यहां पे। समझने वाली चीज ये है कि डेंसिटी, ये जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक टर्म में कॉइन कर दिया था, क्या? कि पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवन। ठीक है, एक अनइवन मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है। ठीक है, लोग जो रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हर जगह बराबर लोग रह रहे हैं। कैसे हमने देखा था कि वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन 30% लैंड सरफेस पे रह रही है। ठीक है, और फिर क्या देखा था कि 60% पॉपुलेशन जो तो सिर्फ 10 ही कंट्री में रह रही है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। क्लियर है? अब उस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में भी मान लो जैसे कि ये जमीन है पूरी, ठीक है, ये लैंड एरिया है। लैंड एरिया में हमने बोला कि ऊपर का लैंड एरिया जितना भी है, ये पोल्स वाला, ये अंटार्कटिका का जो पूरा है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रह रही, तो इतना लैंड सरफेस चलेगा खाली। ठीक, अब पॉपुलेशन कहां रह रही है? इंडिया में रह रही है, यूएसए में रह रही है। ठीक है, पॉपुलेशन कहां रह रही है? रशिया में रह रही है, पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। अब इन जगह पे पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, अब समझने वाली चीज क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देख लिया कि पॉपुलेशन यहां रह रही है, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या है, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत डेंस वे में है। ठीक है, और कहीं पे पॉपुलेशन उतनी डेंस नहीं है। तो ये डेंसिटी क्या है, वो डेंसिटी हम आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहला क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेंसिटी? डेंसिटी आपने साइंस में भी पढ़ा है। डेंसिटी क्या होता है? एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूं। यह हाथ मैंने यहां से निकाला तो बहुत आसानी से चले गया। क्यों? क्योंकि साइंस में आपने पढ़ा है कि एयर मासेस में डेंसिटी क्या रहती है? बहुत कम रहती है। यहीं पे अगर पानी रहता तो शायद उतनी आसानी से नहीं जाता, और यहीं पे अगर मान लो कुछ सॉलिड है तो यह हाथ आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है साइंटिफिक वे में देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर स्क्वायर एरिया, जो भी आप यूनिट लेना चाहते हैं, तो कहां पे कितने पार्टिकल्स हैं, ये डेंसिटी साइंस में पढ़ा है आपने। अब वही देखो, सब्जेक्ट कोई भी अलग नहीं है, पढ़ रहे हैं मतलब सारे सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। ठीक, तो अगर हम इस चीज को कहां पे देखते हैं, जियोग्राफी में क्या लिखा है? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि हमने पढ़ा पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन अनइवन वे, और उसी अनइवन वे में क्या है कि यूएसए में भी लोग रह रहे हैं और इंडिया में भी रह रहे हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। वही लोग ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ रह रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में लोग उतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा? तो अब देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन समझो। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या है डेफिनेशन? बहुत सटीक सिंपल से डेफिनेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। ये अर्थ का पूरा सरफेस है मान लो। ठीक है, अब किसी भी एक रैंडम एरिया को ले लो आप, तो आपने ये अर्थ का इतना जमीन का हिस्सा ले लिया। अब यहां पे जितने लोग रह रहे हैं वो वहां की डेंसिटी बताएंगे। तो अब ये जो एरिया लिया आपने, छोटा सर्कल बनाया, ये कितना एरिया? तो हम मेजर कैसे करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी? नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। अब पर स्क्वायर किलोमीटर की कहानी समझो जरा यहां पे। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर की कहानी ये होती है कि आप 1 किलोमीटर ऐसे जाएंगे, 1 किलोमीटर ऐसे जाएंगे, 1 किलोमीटर ऐसे जाएंगे, 1 किलोमीटर ऐसे जाएंगे, तो ये 1 किलोमीटर का एक स्क्वायर बन गया। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया। अब इस पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं वो कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे समझ में? अब इतने लोग रहे तो हम क्या कहेंगे कि इस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो ये जितने डॉट्स बनाए हमने, मान लो 20 है, तो 20 क्या हो गई यहाँ की? 20 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी हो गई है। अब आपके मन में डाउट आया, मैं बताता हूं कि आपके एरिया में, ठीक है, मतलब आप मान लीजिए किसी मल्टी में रहते हैं अगर, ठीक है, तो आपकी सोसाइटी में क्या है? एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया, उसके अंदर क्या है? बहुत सारे घर बने, वहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी तो हजारों में निकलेगी। ठीक है, मान लीजिए 10,000 लोग रह रहे हैं, और फिर क्या होगा? वहीं पे बाजू में एक स्क्वायर किलोमीटर का खेत है जहां पे कोई नहीं रह रहा है, तो यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी निकलेगी? यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी निकलेगी 0। तो आप बोलोगे कि ऐसे तो इंडिया छोड़िए, यूएसए छोड़िए, आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करो तो बहुत बड़ी बात हो गई है। पॉपुलेशन डेंसिटी तो हर एक स्क्वायर किलोमीटर के बाद बदलेगी, तो इसलिए हम कंट्री की पॉपुलेशन स्क्वायर किलोमीटर निकालते हैं, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालोगे? तो जितना भी कंट्री का टोटल एरिया है, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन है, तो उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो उस तरह से क्या है कि कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आ जाती है।
आगे ना समझ में? तो वो क्या हो गया, कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आई। वैसे ही वर्ल्ड की कैसे निकालोगे, तो वर्ल्ड में जितने लोग हैं और वर्ल्ड का टोटल जियोग्राफिकल एरिया, लैंड एरिया जितना है, उस लैंड एरिया को स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करके आप देखते हो कि हाँ इतने लोग हैं और वर्ल्ड की जमीन इतनी है, तो उससे पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक एवरेज मिलेगा। ठीक है, एवरेज बता रहा हूं मैं कि लोग तो यहां रह रहे हैं, यहां नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम इस लैंड पार्ट को इसको भी जोड़ लेंगे तो उससे क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा कि पूरे वर्ल्ड की जितनी जमीन है उस हिसाब से अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में बराबर बराबर लोगों को बांट दिया जाए, समझना, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी जमीन है उस हिसाब से अगर वर्ल्ड मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में इक्वल नंबर ऑफ पीपल को क्या कर देते हैं हम, अगर बांट देते हैं तो कितने लोग जाएंगे, तो यहां पे लिखा है दी एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दी होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर समझ मतलब हर जगह पे, अब मैं अंटार्कटिका भी जोड़ रहा हूं, उसमें एक छोटे आइलैंड भी जोड़ रहा हूं, सबको जोड़ रहा हूं, तो अगर उस हिसाब से हम पूरा टोटल एरिया निकालें और 1 स्क्वायर किलोमीटर में बराबर बराबर नंबर के इंडिविजुअल्स को पहुंचाएंगे तो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर निकल के आएगी वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी। आए ना समझ में? तो द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो क्या है, साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। साउथ सेंट्रल कौन सा? तो हमारा अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये वाला जो एरिया साउथ और साउथ सेंट्रल एशिया जो है पूरा, तो साउथ सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, ये सब कुछ आ गया। तो दिस एरिया इज हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। देखो क्यों है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, एक तो जगह भी हमारे पास उतनी नहीं है, ज्यादा बड़ी बहुत, पाकिस्तान इंडिया सब मिला हुआ अगर देखें तो, ठीक है। उसके बाद में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब बोलोगे चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, लेकिन चाइना के पास में जगह भी तो है। अब जब उसके पास में लैंड एरिया बहुत ज्यादा है तो उस लैंड सरफेस के चलते क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी में उसके पास पर स्क्वायर किलोमीटर में जब एरिया बांटेंगे वो, तो एरिया ज्यादा हो जाएगा। आया ना समझ में? तो उस सेंस में क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट कहां की? साउथ सेंट्रल एशिया की। उसके बाद में ईस्ट एशिया, तो जापान, चाइना, ये वाला पार्ट आ गया। उसके बाद में साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया में ये आ गया वाला पार्ट, जापान वगैरह वाला। और फिर क्या है, हाँ साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में ये पूरा म्यांमार, इंडोनेशिया, ये कंट्रीज आ जाती है। ठीक है, तो इन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है वर्ल्ड की। ठीक है, आप समझ सकते हो तो यहां पे कितनी परसेंट पॉपुलेशन नंबर वाइज भी ज्यादा रह रही है और डेंसिटी वाइज भी ज्यादा रह रही है। आगे ना समझ में, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अलग चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अलग चीज है। तो हमने बेसिक्स जो थे ह्यूमन रिसोर्सेज में, हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स ही सब कुछ है, तो पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट से बेसिक्स देख लिया हमने। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, इन सारी चीजों को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्लियर है यहां तक? किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा सा टॉपिक है, मतलब हेडिंग बड़ी सी है, बाकी टॉपिक सिंपल सा, क्रिस्प सा, एकदम आसानी से समझाएंगे आपको। अभी तक क्या पढ़ा है चैप्टर में? देखो, हमने पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स की बात करी, तो ह्यूमन रिसोर्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन, मतलब आपकी जनसंख्या ही आपका क्या है, रिसोर्स है। आपकी जनसंख्या ही आपके लिए एसेट बनेगी और काम की नहीं है तो लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, मतलब जो है वो पॉपुलेशन है। अब वो पॉपुलेशन जो है, तो मजे की बात क्या है कि जिस तरह से रिसोर्सेज इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पॉपुलेशन भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेंसिटी समझा हमने लास्ट टॉपिक में, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कंसेप्ट लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब देखो क्या है, दो फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, दो फैक्टर्स ब्रॉड सेंस में, एक जियोग्राफिकल और एक सोशल। जियोग्राफिकल मतलब क्या है, क्योंकि जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि जियोग्राफी के नजरिए से अगर देखें हम, तो कौन कौन सी रुकावटें हैं या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ पॉपुलेशन कहां रहेगी कहां नहीं रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए देता हूं, मैंने आपको जब इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर पढ़ाया तो वहां पे बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री लगाने से पहले बहुत सारी चीजें सोचते हैं, वहां पे पानी मिलेगा कि नहीं, पावर सप्लाई मिलेगी कि नहीं, लेबर मिलेगा कि नहीं, मार्केट मिलेंगे कि नहीं। अब यहां तो इंडस्ट्री छोड़ो, यहां तो इंसान खुद रहने की बात हो रही है, तो आप कहां रहना पसंद करोगे? ठीक है, हिमालयस पे बिठा के आ जाएं, आपको पसंद करोगे? एक दिन के लिए अच्छा लगेगा जब घूमने जाएंगे, बाकी जीवन भर वहां रहना है तो आप शायद बोलोगे कि नहीं नहीं बहुत डिफिकल्ट लाइफ है वहां पे। ठीक है, पॉसिबल नहीं, क्यों? क्योंकि खाने नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, टीवी नहीं मिलेगा, ठीक है, वीडियो नहीं देख पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, सारी समस्याएं रहेगी।
तो उस हिसाब से क्या है कि देयर आर मल्टीपल जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, जो क्या करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वेश्चन सीधा आएगा, व्हाट आर दी वेरियस जियोग्राफिकल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब जियोग्राफिकल फैक्टर पहले समझो। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी मतलब ये अर्थ है, ये पूरा अर्थ है मान लो। अब पूरे अर्थ में जो जमीन है, जमीन वाला पार्ट मान लो ये जमीन वाला पार्ट है, ठीक है। अब जमीन वाले पार्ट में भी सारी जमीन एक जैसी प्लेन थोड़ी ना है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे रेगिस्तान है। तो टोपोग्राफी मतलब जो टॉप स्ट्रक्चर जो है अर्थ का, वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करती है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अरे इंसानों का रहना छोड़िए, आपको एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूं। आपके घर के पास में 2 ग्राउंड है, ठीक है। एक ग्राउंड में बहुत अच्छी ग्रास है, मजा आएगा, वहां पे फुटबॉल खेलने जाओगे आप, मतलब आपका अपोनेंट प्लेयर नहीं भी गिराएगा तो खुद ही गिर गिर के क्या करने लगोगे, आप लोट मारने लगोगे, मतलब वो वहां पे इतना अच्छा ग्राउंड है, तो ठीक। और दूसरा ग्राउंड क्या है? दूसरे ग्राउंड की टोपोग्राफी समझना कि वहां पे क्या है, वहां पे चट्टाने एकदम पत्थर है कि एक बार गिरोगे तो उठोगे ही नहीं, ऐसी चट्टाने पूरा छिल जाओगे। अब आप बताओ किस ग्राउंड पे खेलना प्रेफर करोगे? दिखती बात है, ग्रास वाले ग्राउंड पे। तो अब यहां पे क्या होता है कि वैसी टोपोग्राफी देखी जाती है कि सरफेस कैसा है जमीन का। तो पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, ठीक है। तो जमीन जो प्लेन होगी लोग उस पर रहना पसंद करेंगे, ना कि माउंटेन्स पे। माउंटेन्स पे रहेंगे तो रोल डाउन हो जाएंगे नीचे, ठीक है, और ना कि प्लेट्यू पे। तो प्लेट्यू इस तरह से क्या रहते हैं, प्लेट्यू समझा देता हूं मैं आपको। प्लेट्यू वो पार्ट होता है जमीन का, लैंड सरफेस का, जो क्या रहता है, ऊपर तो टेबल टॉप प्लेन रहता है, टेबल रहता है ना आपका, जमीन से तो मतलब जमीन से ऊपर है लेकिन ऊपर आके प्लेन हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे प्लेट्यू क्या होते हैं, जमीन से ऊपर होते हैं लेकिन ऊपर आके फिर प्लेन हो जाते हैं। और माउंटेन में क्या रहती है, ऐसी पीक रहती है। क्लियर है? खैर, लोग दोनों ही जगह रहना पसंद नहीं करते हैं। कहां रहना प्रेफर करते हैं? ऑन प्लेन्स। क्लियर? आगे देखो क्या है, द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, व्हाइल माउंटेन्स लाइक एंडीज, एल्प्स एंड हिमालयाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो ये वही चीज बताई गई कि लोग टोपोग्राफी को इतनी प्रेफरेंस देते हैं, जैसे जो प्लेन एरिया, गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन मतलब गंगा रिवर के आजू बाजू में जो प्लेन एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया की बात करें, माउंटेन की नहीं, तो लोग वहां पे रहना पसंद करते हैं। इसीलिए दिस एरिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, ठीक है। और जो माउंटेन्स हैं, एंडीज माउंटेन्स, ठीक है, एल्प्स माउंटेन्स यूरोप में, जो हिमालयाज इंडिया में है, तो ये माउंटेन्स पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अगली चीज क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट को समझना क्या है, तो पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। अब क्या होता है, मैं आपको कहूंगा कि आपको एक जगह पर रहना जहां पे बहुत तेज गर्मी है, तो आप वहां भी रहना नहीं चाहोगे, तो आप कहां रहना चाहोगे? जहां ठंडा रहे, ठीक है, समझ में आ गई। चलो आप बोलो ठंडा, तो आपको एंटार्क्टिका में ले जाके छोड़ देते हैं, तो आप वहां भी रहना नहीं चाहोगे। तो पीपल व्हाट डू द पीपल प्रेफर? तो यूजुअली लोगों की जो प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है? दे अवॉइड एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। एक्सट्रीम मतलब जो बहुत कह सकते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम किस सेंस में? जैसे हम बोलते हैं ना, किसी भी चीज को अगर आप कर रहे हो तो बहुत एक्सट्रीम वे में कर रहे हो, तो बहुत जो हद से ज्यादा हो जाता है ना, तो वो चीज पसंद नहीं करते लोग, चाहे वो आपका बिहेवियर हो, चाहे वो क्लाइमेट हो। तो क्लाइमेट में भी क्या होता है? हॉट और कोल्ड, ठीक है। हॉट और कोल्ड किसी भी प्रकार के क्लाइमेट को लोग प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। तो अब जैसे सहारा में क्या बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि लोग वहां रह नहीं सकते। पोलर रीजन में क्या इतनी ठंडी है कि आपके बाजू में आके पोलर बियर बैठ जाएगा, तो लोग वहां भी नहीं रह सकते हैं। रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका, तो ये जो एरियाज हैं, ठीक है, अंटार्कटिका एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जहां पूरा बर्फ ढका रहता है। रशिया, कनाडा में भी क्या है, विंटर्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ठीक। तो लोग यहां रहना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए वहां पे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है ये। क्लियर? ये तो हमने क्या देख लिया? टोपोग्राफी, क्लाइमेट। अब अगला फैक्टर क्या है? सॉइल, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है, एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था आपने। अब देखो सॉइल, जहां पे फर्टाइल सॉइल होगी लोग वहां रहना प्रेफर करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी खाएंगे लोग? नहीं, मिट्टी नहीं खाएंगे, लेकिन जो खाएंगे जैसे क्रॉप्स हैं, तो क्रॉप्स कहां मिलेगी? जहां सॉइल अच्छी रहेगी, फर्टाइल सॉइल रहेगी, तो वहां रहना पसंद करेंगे। तो फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स देम द फूड टू सर्वाइव। खाना मिलेगा एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर कहां पॉसिबल हो पाएगा? जहां फर्टाइल लैंड है, जहां पे जमीन बंजर है, खराब है, जहां खेती नहीं कर सकते, वहां जिंदा कैसे रहोगे आप? क्योंकि खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है कि सिंस पास्ट, अगर हम देखेंगे हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री से देखा जाए, तो लोग कहां रहना प्रेफर करते थे? जमीन थोड़ी अच्छी होती ताकि वो खेती करके अपने लिए कुछ उगा के खा सके, ठीक है। तो फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन मतलब इन रिवर के आजू बाजू का जो प्लेन एरिया है, ठीक है, वो क्योंकि वहां की सॉइल भी बहुत फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है,
तो वो जो फर्टाइल सॉइल है इस कारण से लोग क्या करते हैं, वहां रहना प्रेफर करते हैं। आया समझ में? और क्या है, वांग ही, ठीक है, स्पेलिंग इसमें डब्ल्यू आएगा यहाँ, तो ये स्लाइड बनाने वालों की गलती है, इसमें कहीं से कहीं तक मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है। तो वांग ही जो है, तो वांग ही और चैंग जियांग, तो ये दोनों चाइनीज नाम है, आपने सुनते से ही समझ गए होंगे। तो ये रिवर्स जो है, तो इन रिवर्स के पास की जो वैलीज हैं वहां पे क्या होता है, लोग रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी फर्टाइल सॉइल है। एंड दी नाइल इन इजिप्ट, तो देखो यहाँ पे रिवर के बाजू में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फर्टाइल प्लेन्स बोला है ना, तो रिवर के बाजू में क्या होता है, रिवर पहाड़ से पानी लेके आती है। अब पानी लेके आती है तो पानी के साथ में क्या लेके आती है, वो मिट्टी के टुकड़े लेके आती है, छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक कण रहते हैं मिट्टी के, ठीक है, क्या रहते हैं, सॉलिड फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, एल्यूवियल पार्टिकल्स रहते हैं। तो वो रिवर अपने आजू बाजू क्या करती है, फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल के डिपॉजिट को क्या कर देती है, जमा कर देती है। तो इसके चलते क्या है कि ये जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं रिवर्स के बाजू में पाए जाते हैं, तो अधिकतर रिवर्स के आजू बाजू में देखो पानी भी मिल गया खेती करने के लिए और जमीन भी फर्टाइल मिल गई, ठीक है। तो उस सेंस में सॉइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है, आया समझ में, ठीक है। ये हो गया, तो चैंगजियांग इन चाइना एंड दी नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड, तो ये सारे प्लेन्स जो हैं वो दीज प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। अगला फैक्टर और इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, जल है तो जीवन है, जी हां, तो अगला फैक्टर क्या है, वाटर। तो वाटर को अब हम समझेंगे किस तरह से वाटर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखने यहां पे क्या है, तो पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल, जहां पे फ्रेश वाटर बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है, तो लोग वहां रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, समझाता हूं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, जल ही तो जीवन है, तो अब क्या है, पानी खेती करना है, मान लो सॉइल तो फर्टाइल मिल गई उनको, लेकिन फिर क्या अपना ऐसे पसीना डालेंगे कि क्रॉप सूखेगी नहीं ना, तो उसके लिए क्या करना होगा उन्हें, उसके लिए पानी चाहिए रहेगा। तो पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। क्लियर? अच्छा, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे होंगे वो वीडियो लेक्चर देखते होंगे, बोलते होंगे सर भी कुछ भी कर रहे हैं। देखो क्या रहता है, थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाना पड़ता है, आप लोग अलग एक ऑडियंस हो, एक छोटे बच्चे प्यारे बच्चे अलग ऑडियंस हैं, तो उस हिसाब से चीजें लेके चलना पड़ती है, ठीक है। अब बैलेंस आप अपने हिसाब से समझ लेना। तो अगली चीज क्या है, वाटर में अब हम देखेंगे, दी रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड, द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड। इस चीज को समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? क्योंकि रिवर, हम बात कर रहे हैं कि वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, और क्यों है वो भी बता दिया, एग्रीकल्चर पॉसिबल है, तो इसी कारण से सबसे ज्यादा, और फिर कह सकते हैं सबसे पुराने समय से लोग जहां बसना चालू होते हैं तो वो कहां पे, रिवर वैली में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मोहनजोदारो मूवी देखी है आपने, तो मोहनजोदारो मूवी जो है उसमें क्या होता है, उसमें हमने देखा कि पहले भी वो नदी के बाजू में ही रह रहे थे, इंडस, ठीक है, तो वो पहले वहां रह रहे थे उस नदी के बाजू में, और फिर क्या होता है वहां पे वो डैम टूटता है, उनका बाढ़ आ जाती है, सारी चीजें, फिर वो वहां से जैसे तैसे निकलते हैं बच के, और लास्ट में जो सीन रहता है तो वहां पे वो नया सेटलमेंट कहां करते हैं अपना, फिर रिवर के बाजू में करते हैं, ठीक है। वो वहां पानी पीते, बोलते इसका पानी निर्मल है तो इसका नाम गंगा है, इस तरह से क्या है, फिर वो रिवर के बाजू में फिर सेटल हो जाते हैं। और जो अर्ली सिविलाइजेशन है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो आप, ठीक है, तो इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन हुई, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो नाइल रिवर के बाजू में है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि सारी जो अर्ली सिविलाइजेशन है वो रिवर के बाजू में ही हुई है, तो लोग पहले से समझते थे। आज तो क्या, आज कहीं भी चले जाओ पाइपलाइन से पानी ले जाओगे, लेकिन पहले प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अब क्या है, अगला फैक्टर जो है वो है मिनरल्स। मिनरल्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं क्या करता है, आपकी कंट्री में कहां लोग रहेंगे नहीं रहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो देखो, एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे लोगों को पैसा कमाने का एक सोर्स दिख रहा है ना, मिनरल्स है तो उन मिनरल्स को निकाल के लोगों को बेचा जा सकता है, वहां पे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, वहां पे जीवन को चलाने के लिए एक ऑक्यूपेशन है उनके पास में। तो इसलिए क्या है, एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। जैसे एग्जांपल देता हूं, डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहां पे डायमंड है तो वहां पे डायमंड के पीछे पीछे लोग चले गए, लोग वहां पे सेटल हो गए। फिर अगली चीज देखो, डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना इसको। मिडिल ईस्ट जो है, तो मिडिल ईस्ट में मतलब कौन सी, सऊदी अरेबिया वगैरह ये सारी कंट्रीज आ गई, ठीक है। अब आप देखो वहां क्या है, पूरा डेजर्ट है, लेकिन डेजर्ट के साथ साथ में क्या है, उस डेजर्ट के नीचे ऑयल है। उस ऑयल के कारण क्या होता है कि वहां पे लोगों को दिखता है कि पैसा कमाया जा सकता है, तो उस ऑयल के चलते क्या हो गया कि लोगों को जब पॉसिबिलिटी दिखी कि पैसा कमाया जा सकता है तो लोग वहां पे सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरह से फिर सेटलमेंट होता है। तो मिनरल्स एक
दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, ठीक है। इन लाइन देखे तो पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया विच अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये सारे जो फैक्टर्स पढ़े हमने, ये क्या थे? ये फैक्टर्स जो थे तो सारे के सारे जियोग्राफिकल थे, मतलब ये नेचर से जुड़े हुए हैं, जियोग्राफी से जुड़े हुए हैं, और जियोग्राफी इन्फ्लुएंस करती है कि लोग यहां रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब मान लो एक अर्थ का एक वो पार्ट है, अर्थ की एक वो जियोग्राफी है जहां पे बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, लोग कैसे रहेंगे, ठीक है। तो वो तो जियोग्राफी का आशीर्वाद था, तो वहां लोग सेटल होते चले गए। अब हम दूसरे फैक्टर्स देखते हैं, तो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल मतलब क्या है? सामाजिक, ठीक है। सोशल फैक्टर्स क्या है देखो, तो एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जांपल पुणे। पुणे तो एक एग्जांपल है, बाकी इस चीज को ऐसे समझो कि शहरों में ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है। क्यों रह रही है? ठीक है, लोग गांव से शहर में आ जा रहे हैं और सेटल हो जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहां पे अगर आप पोजीशन समझोगे, सिचुएशन समझोगे, सोशल फैक्टर समझोगे उस चीज का, तो वहां पे क्या है? हाउसिंग, अच्छे घर वगैरह मिल रहे हैं शहर में लोगों को, एजुकेशन सही मिल पा रहा है, ठीक है, पढ़ लिख पा रहे हैं बच्चे उनके। फिर उसके बाद में क्या? हेल्थ फैसिलिटीज, अगर बीमार हो रहे तो सारी जांचें वहीं पे हो जा रही, सारी चीजें वहीं पे हो जा रही है। तो इस कारण से लोगों ने क्या प्रीफर किया कि यार शहर में रहना ज्यादा सही है, ठीक है। तो ये वही बताया गया है कि जहां पे सारी फैसिलिटीज होगी, तो एक एग्जांपल पुणे लिया गया है, बाकी आप कोई भी सिटी का नाम लिख सकते हो, तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक। ये सोशल फैक्टर, सामाजिक संरचना कैसी है, कैसे सोचते हैं लोग, वो बताया मैंने। अगला क्या है? कल्चरल। कल्चरल मतलब क्या है? सांस्कृतिक, ठीक है। कल्चर से जुड़े हुए जो फैक्टर्स होते हैं, कल्चर से जुड़े हुए फैक्टर्स मतलब क्या है? तो प्लेसेस विद रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है, अट्रैक्ट पीपल। अब क्या होता है कि जिन जगह पे कोई किसी प्रकार की संस्कृति, किसी प्रकार का कल्चर जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी प्रकार के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मथुरा, वृंदावन उत्तर प्रदेश में, वाराणसी देख लो आप, ठीक है। तो ये सारे जो सिटीज है, यहाँ पे क्या है? पुराणों में, किताबों में बहुत पहले से क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, ठीक है। इस तरह से कल्चर जुड़ा हुआ है वहां पे। अब जब कल्चर जुड़ा हुआ है वहां से, तो लोग वहां पे विजिट करते हैं, अच्छा लगता है, रहने लगते हैं। पॉपुलेशन बहुत पुराने समय से रह रही है, पुराने शहर है ये, ठीक है। वैसे और एग्जांपल जैसे जेरूसलम, ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट से जुड़ी हुई जगह है, तो लोगों ने यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। पूरा का पूरा इजराइल जो है तो इस जगह के लिए बनाया गया। आया समझ में? तो वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, तो क्रिश्चियंस के लिए क्या एक सैक्रेड प्लेस हो गई है, पोप रहते हैं, तो पॉपुलेशन जो है तो वहां पे जाना प्रेफर करेगी, वहां पे सेटल होना प्रेफर करेगी। ये कारण होते हैं, ठीक है। तो प्लेसेस विद कल्चरल सिग्निफिकेंस जो होती है, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस आर डेंसली पॉपुलेटेड। एक फैक्टर ये हो गया जो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। लास्ट फैक्टर समझो क्या है, तो इकोनॉमिक फैक्टर। अब देखो, आदमी जहां भी रहेगा उसे रहने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया? देखो, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब आर्थिक, तो इसमें क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जहां इंडस्ट्रीज होगी, पुराना चैप्टर पिछला वाला चैप्टर जोड़ दो बस, यहां पे वही मैं कहता हूं बार बार कि सेक्लूजन में नहीं पढ़ना, एक साथ जोड़ के पढ़ा करो। तो जहां इंडस्ट्रीज होगी, तो इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अब काम करने के मौके हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज, और इसी कारण से ज्यादा लोग इन एरियाज की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं और रहना पसंद करते हैं। ओसाका इन जापान, जैसे ओसाका में इंडस्ट्रीज है। कौन सी इंडस्ट्री? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था शायद ये कुछ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप ओसाका में कौन सी इंडस्ट्री है। तो ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया, ठीक है, मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, टू डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज, जो कहना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इन सारे ही कारणों से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। आया समझ में? आई होप द कंसेप्ट जो है पूरा बताया वो आपको, इट इज बीइंग क्लियर टू यू। आगे किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन चेंज के बारे में। पॉपुलेशन चेंज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे नए नए डायमेंशंस बताऊंगा, बहुत सारे अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए क्या होता है पॉपुलेशन चेंज है क्या? बेसिकली चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल मतलब क्या है कि पहले 100 थे, अब अगर 200 हो गए, तो ये क्या हुआ है? चेंज हुआ है, ठीक है। 100 से 200 जादू थोड़ी ना हुआ है, पॉपुलेशन क्या हुआ है? नंबर बढ़ा है, ठीक। तो 100 से 200 ये जो चेंज हुआ है पॉपुलेशन का, ठीक है, चेंज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि रात में सोए सुबह उठे तो 200 हो गए, वो क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चेंज होता है नंबर में, वो कहलाता है पॉपुलेशन चेंज। आया समझ में? सिंपल सी चीज थी। आगे देखो क्या है, चेंजेस अकर ड्यू टू बर्थ एंड डेथ। अब ये चेंज होते क्यों हैं?
देखो पॉपुलेशन अगर बढ़ी है तो क्यों बढ़ी होगी, क्योंकि लोग पैदा हुए होंगे ना, इसीलिए बढ़ी है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन घट जाती, मान लो कि क्या है 200 है, अब ये 200 से 150 हो गए, तो ये 50 कहां चले गए, ऊपर उड़ गए। जी हाँ, उस सेंस में ऊपर भी उड़ गए, तो ये 50 क्या हो गए, ये इनकी डेथ हो गई है। तो डेथ हो गई, इस कारण से क्या होता है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी चेंज हुआ है, हमेशा बढ़ेंगे थोड़ी ना, कम भी होते हैं। ये कहलाता है पॉपुलेशन चेंज। सिंपल सी चीज थी, पॉपुलेशन चेंज बर्थ और डेथ के कारण होता है। ठीक, एक और फैक्टर है माइग्रेशन, जिसे हम समझेंगे अभी। अब उसके पहले समझ लो कि पॉपुलेशन चेंज में जो चेंज हुआ है ना, तो ये भी क्या है, अनइवन है। ये देखो पॉपुलेशन पूरी चीज ही अनइवन है, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन देखा था, तो पॉपुलेशन का चेंज भी अनइवन है। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब से ह्यूमन बींग्स आए, मान लो जैसे हमने डेटा अगर लेते हैं 500 बीसी ले लो, चलो ठीक है, मतलब जीसस क्राइस्ट के भी 500 साल पहले से अगर हम बात करते हैं, तब से लगा के 1800, ठीक है, 1800 सन 1800 जो आया था ना, 1800 200 साल पहले, तब 1804 में 1 मिलियन हुई थी, 1 बिलियन हुई थी पॉपुलेशन। ठीक है, 1804 में 1 बिलियन पॉपुलेशन होती है, 1 बिलियन। अब ये 1804 में 1 मिलियन हुई, सोचे ना कितने साल लग गए, लगभग 1800 साल लग गए। फिर अगले 1.5 साल में, 150 साल में, अगले 150 साल में 1 बिलियन से कहां पहुंच जाती है, 1 बिलियन से पहुंच जाती है ये 2.5 बिलियन पहुंच जाती है जैसे। ठीक है, अगले 150 साल मतलब 1950 आते आते। तो जिस चीज को 1800 साल 1800 ईयर्स लग गए होंगे 1 बिलियन आते आते, वही चीज देखो आप किस तरह से हम कहते हैं, जो आपने मैथ्स में पढ़ी होगी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो ये वैसे ही कुछ चल रहा है यहां पे। ठीक है, जिस चीज को 1800 साल लगे थे, जितना नंबर 1 बिलियन आते आते, वही 1 बिलियन से ज्यादा 1.5 बिलियन एड ऑन कितने समय में हो गए, मात्र 150 साल में, 150 ईयर्स में। और सुनो अभी, ठीक है, अब ये 1950 में लगभग 2.5 बिलियन पे पहुंच गए। और क्या होता है अगले 50 साल में, अगले 50 साल में यानी 1950 से 2000 तक, तो वो 2000 तक 6 बिलियन पे पहुंच गए। ठीक है, 6 बिलियन पे पहुंच गए, मतलब अगर देखा जाए तो ये उसका भी डबल हो गया। तो जो चीज पहले 1800 साल में हुई, वो कितने में हो गई, या फिर उससे ज्यादा कितने में हो गई, 150 सालों में। और फिर जो जितनी 150 साल में पॉपुलेशन बढ़ी है, उससे डबल कितने सालों में हो गई, मात्र 40 सालों में। सोच लो तुम, 150 साल का टाइम पीरियड 40 सालों में कवर किया जा रहा है यहां पे। और अब आगे किस स्पीड से बढ़ेगी, भगवान मालिक है उस चीज के। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसमें खुश नहीं होना कि हाँ इतने सारे हो गए, इसके बहुत बड़े बड़े डेट्रीमेंटल इंपैक्ट्स हैं। रिसोर्सेज की कमी आ जाएगी, सारी समस्याएं होगी, तरह तरह की समस्याएं होगी। ठीक है, रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, ये पॉल्यूशन भी करेंगे इतने सारे ह्यूमन बींग्स, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं नेचर के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, और इस चीज को हमें सोचना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे की जाए। ठीक, अब वो तो एक इशू हो गया। अभी देखो क्या है, अब ये जो हमने देखा कि अनइवन तरह से पॉपुलेशन चेंज हुआ है। ठीक, अभी अनइवन तरह से जो पॉपुलेशन चेंज हुआ, तो क्यों हुआ है, पहले इतनी तेजी से पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ रही थी, अब इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही थी। तो पहले क्या होता था कि पहले डेथ रेट तेज था। ये डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ये समझ लो। ठीक है, तो बर्थ रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, मतलब 1000 लोगों के ग्रुप में अगर एवरेज, मतलब एक स्टैंडर्ड 1000 लोगों का ग्रुप लेके चलो, तो कितने लोग जन्म ले रहे हैं। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो बर्थ रेट हो गया। ठीक, डेथ रेट द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, 1000 लोगों का आपने ग्रुप लेके चला, स्टैंडर्ड ग्रुप, तो उसमें से कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो वो आपको डेथ रेट दे देगा कि हमारे देश में, मतलब वो ये क्या हो गया, सैंपल हो गया 1000 लोगों का, तो एक तरह से। ठीक है, इसमें कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो वो बर्थ रेट डेथ रेट बताता है, वो चीज क्लियर है। अभी जो बर्थ रेट और डेथ रेट हमने देखा अभी, तो इस हिसाब से क्या होता है कि पहले जो था, पहले क्या होता था, बर्थ रेट तेज था, लोग पैदा बहुत हो रहे थे। देख ही रहे हैं 500 बीसी से पैदा हो रहे हैं, तो कहां तक पैदा होते आ गए कि आज भी मतलब नंबर्स जो है हमेशा मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तेजी से हो रहे हैं। लेकिन पहले डेथ रेट भी तेज था। डेथ रेट क्यों तेज था ये समझाता हूं। पहले बीमारियां बहुत थी, मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी, कोई बीमार हुआ तो मतलब वो गया, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती थी। फिर क्या है, एक और चीज समझना कि पहले उतना सफिशिएंट अमाउंट में फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं होते थे, खाना, फूड सिक्योरिटी नहीं थी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, जब लोगों को खाने को नहीं मिलता था, तो कुछ लोग क्या होता था, भूख के कारण उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता था, तो बीमारी पकड़ी की डेथ हो जाती थी। तो पहले बर्थ रेट ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा थी, तो क्या होता था, पॉपुलेशन चेंज जो है तो वो बराबर था, उतना ज्यादा क्या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ी नहीं। लेकिन जैसे हम देखेंगे कि 1950 के बाद में क्या हुआ है कि बर्थ रेट तो बढ़ ही रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे, वो तो कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन डेथ रेट हमने क्या कर दी, कम कर दी। डेथ रेट कैसे कम कर दी वो बताता हूं मैं आपको। तो अब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी कर दी है, अब इंसान बीमार हो रहा था, उसे मरने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसे बचा ले रहे हैं।
अब आप ये मत बोल देना कि सर आप क्या चाह रहे हो मरने दें, वो नहीं कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। समझना, चीज को समझो। मैं आपको कारण बता रहा हूं कि क्यों पॉपुलेशन एकदम से शूट अप होती है। जो हमने 150 साल में जितनी पॉपुलेशन बढ़ी उतनी अगले 40-50 सालों में बढ़ा दी हमने, ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पीछे का कारण समझो कि हमने क्या कर दिया, बर्थ रेट पे तो कंट्रोल करा नहीं, बच्चे तो और बहुत सारे पैदा होते जा रहे हैं, लेकिन हमने हमारी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह इंप्रूव होने के कारण ये अचीवमेंट है हमारा कि हमने डेथ रेट को कम कर लिया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि डेथ रेट तो आपकी कम है, ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है, तो जिसके चलते पॉपुलेशन भी एकदम से क्या होती है, बहुत तेजी से शूट अप होती है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ती है। तो ये हो गया पॉपुलेशन चेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। आया ना समझ में? चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम एंड व्हाई डज दिस चेंज अकर, ठीक है, चेंज होता क्यों है? तो बर्थ रेट और डेथ रेट के कारण होता है, वो पूरा एनालाइज मैंने आपको बताया। आया समझ में? ठीक है, अब देखो आगे क्या है, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, अगला फैक्टर है माइग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन क्या होता है कि लोगों का किसी भी एरिया से निकलना या फिर किसी भी एरिया में आना, आना जाना जो है वो क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया, सिंपल सी चीज। मूवमेंट ऑफ द पीपल, मूवमेंट ऑफ द पीपल हो गया माइग्रेशन। अब आइए समझते हैं मूवमेंट ऑफ द पीपल पॉपुलेशन को कैसे चेंज करता है। देखो हम पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं पढ़ रहे हैं, समझा दे रहा हूं मैं, पॉपुलेशन चेंज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चाहे नंबर बढ़े घटे उससे हमें मतलब नहीं रखना है, अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये भी पॉपुलेशन चेंज का ही पार्ट है ना, ठीक है। तो पॉपुलेशन चेंज माइग्रेशन के कारण भी होती है, और देखा जाए तो नंबर ग्रो भी हो रहे हैं। कैसे कैसे ग्रो हो रहे हैं? तो मान लो ये क्या है, इंडिया है, और ये क्या है, यूएसए है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग में इंडिया बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है, जियोग्राफिकली यूएसए बड़ा है वैसे जियोग्राफी वाइज, क्लियर। तो अब देखो क्या होता है, हाँ, यहां से लोग इधर चले गए, इंडिया से लोग यूएसए चले गए। अब इंडिया से जब लोग यूएसए चले गए तो यहां की पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई, यहां की पॉपुलेशन ग्रो हो गई, तो चेंज भी हुआ, ग्रोथ भी हुई है, ठीक है, दोनों चीज रहती है। तो पॉपुलेशन चेंज और या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ जो भी आप कहना चाहें, तो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, तीन फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उस चीज को। बर्थ रेट, डेथ रेट की कहानी बता दी मैंने, अब माइग्रेशन देखो। बर्थ्स एंड डेथ्स आर दी नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये नेचुरल कॉज है पॉपुलेशन चेंज का, कि हाँ लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, अगर ज्यादा पैदा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो वैसी पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ेगी। नेगेटिव कब जाएगी, जब लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है और लोग पैदा कम हो रहे हैं, उस रेट से अगर लोग जन्म नहीं ले पा रहे हैं, बर्थ रेट कम है, तो ऐसा होगा कि पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। अब देखो क्या है, तो बर्थ्स एंड डेथ्स आर दी नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। क्या कि आपने देखा कि बर्थ रेट, डेथ रेट के कारण क्या होती है, पॉपुलेशन चेंज होती है, और जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन दी बर्थ रेट एंड दी डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। उसे नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है कि नेचुरली किस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती है। आगे ना समझ में, वो हो गया नेचुरल ग्रोथ रेट। सिंपल सी सटीक सी चीज है कि नेचुरली आपकी कंट्री में पॉपुलेशन किस स्पीड से बढ़ रही है, तो जितने लोग पैदा हो रहे हैं और जितने लोग की डेथ हो रही है, उनको उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, मान लीजिए 100 पैदा हुए और डेथ 20 लोगों की हुई, तो 80 जो हो गया वो क्या हो गया, 80 पीपल इज द नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ योर कंट्री। आगे ना समझ में, ये हो गया, मैथमेटिकल हो गया बहुत सारा। अब देखो क्या है, सवाल यही आता है आपके मन में, सर आप तो माइग्रेशन का समझाओ अब, कि हाउ माइग्रेशन हेल्प्स इन दी पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। अब वो हेल्प करता है कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी करता है, वो अलग आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। सोचो पॉपुलेशन बढ़ने से तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि माइग्रेशन से किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है या फिर पॉपुलेशन ग्रो होती है। तो पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्री, ठीक है। लोग क्या कर सकते हैं, कहां कहां तक मूव करेंगे, चांद पे थोड़ी ना चले जाएंगे पैदल पैदल। लोग एक स्पेसिफिक, या तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे, या फिर एक कंट्री के उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में आ गए, महाराष्ट्र से बिहार में चले गए। तो इस तरह से क्या है कि विद इन दी कंट्री मूव कर सकते हैं और बिटवीन दी कंट्री मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे दो शब्द निकल के आते हैं, तो इमिग्रेंट्स आर द पीपल हु लीव कंट्री और इमिग्रेंट्स आर द पीपल हु अराइव इन अ कंट्री। इमिग्रेंट्स मतलब क्या है, तो जैसे हम कहते हैं कि यहां से इंडिया से लोग गए यूएसए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये एमिग्रेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। एमिग्रेंट्स आर दी पीपल हु लीव अ कंट्री। और इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, अगर मान लो यूएसए से लोग कहां आ गए, इंडिया में आ गए, या फिर हम देखें इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में क्या हो रहा है, इमिग्रेंट्स आर दोज हु आर अराइविंग इन अ कंट्री, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए क्या कहलाएंगे, ये एमिग्रेंट्स कहलाएंगे। आया ना समझ में। और यूएसए के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे यहां से जो लोग गए थे, ठीक, हमारे यहां से जो लोग गए थे, तो यूएसए उन्हें क्या बोलेगी, वो
इमिग्रेंट्स बोलेगी, ठीक है, और हम क्या बोलेंगे उन्हें कि हमारे इमिग्रेंट्स हैं, हमारे इमिग्रेंट्स यूएस चले गए। ठीक, ऐसे समझो। दो एग्जांपल मत लो, एक ही एग्जांपल लो तो उसमें ज्यादा बेहतर रहेगा, दो में कंफ्यूज हो जाओगे। ये लोग जब इंडिया छोड़ के जाएंगे तो इन्हें हम इंडिया वाले क्या बोलेंगे, इंडिया वाले बोलेंगे कि ये हमारे इमिग्रेंट्स है, आर द पीपल हु लीव अ कंट्री, उन्हें हमारी कंट्री छोड़ के चले गए। और यूएसए वाले उन्हें क्या बोलेंगे, यूएसए वाले बोलेंगे इमिग्रेंट्स, ठीक है, ये इमिग्रेंट्स रहेंगे, सॉरी इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। सिंपल। अब देखो क्या है एग्जाम्पल, अगर हम समझे तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ये, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सूडान, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हो रहा है, इन माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन मैंने बताया ना आपको, मूवमेंट ऑफ द पीपल। तो यूएसए में क्या हो रहा है, यूएसए में एक तरह से इन माइग्रेशन हो रहा है, वहां पे लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, वो इमिग्रेंट्स कहेंगे, ठीक है। और क्या होता है, ये हो गया इन माइग्रेशन। और आउट माइग्रेशन कहां हो रहा है, तो जैसे सूडान है, सूडान एक लेस डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका का एक कंट्री है, तो सूडान से लोग जो निकल के गए तो वो आउट माइग्रेशन हो रहा है सूडान में। सूडान से लोग जा रहे हैं तो वहां से आउट माइग्रेशन, लोग बाहर की तरफ मूव कर जा रहे हैं, ठीक है। सूडान के लोग क्या बोलेंगे, तो जो लोग जा रहे हैं उन्हें एमिग्रेंट्स, ठीक है, एमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स। स्पेलिंग से ध्यान रख लेना, ई और आई एम वाला, क्लियर है। ये हो गया इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन हो गया। अब कारण समझो कि ये होता क्यों है, कि क्यों किसी कंट्री में इन माइग्रेशन, जैसे हम बोले अगर यूएसए, तो यूएसए में क्या होता है, यूएसए में इन माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। वहां पे लोग क्या करते हैं, यूएसए जो रिसीव करता है, तो यूएसए किन लोगों को बहुत ज्यादा रिसीव करता है, इमिग्रेंट्स को बहुत ज्यादा रिसीव करता है। क्यों रिसीव करता है, एक्सप्लेन, रीजन समझना जरूरी है। देखिए जो कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है, जिन कंट्री में, जैसे मैंने आपको अभी फैक्टर्स में बताया था थोड़ी देर पहले, फैक्टर्स में हमने क्या डिस्कस किया था, फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि सोशल फैक्टर होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं कि जहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह होगी। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, तो जनरली द ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशंस टू दी मोर डेवलप्ड नेशंस। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भर भर के जाते हैं, ठीक है, वहां पे इन माइग्रेशन बहुत होता है क्योंकि वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन है, जॉब है, इंडस्ट्रीज है, सारी चीजें हैं। तो जो जनरल ट्रेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, वो क्या है कि लेस डेवलप्ड कंट्री से या फिर डेवलपिंग कंट्री से लोग कहां जाएंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कह सकते हो आप, हेल्थ फैसिलिटीज के चक्कर में चले जाते हैं, ठीक है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के चक्कर में चले जाते हैं, एजुकेशन पर्पज से जाते हैं। तो ये सारी कहानी थी किसकी, ये सारी कहानी थी पॉपुलेशन चेंज की। तीन मेजर फैक्टर्स ध्यान रखना है विच इन्फ्लुएंसेस द पॉपुलेशन चेंज, तो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। आया समझ में। माइग्रेशन में भी हमने एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स दोनों चीजों को समझा। क्लियर। किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। पिछले वीडियो में एक बहुत अच्छी चीज थी जो मैंने बड़े प्रेम से लगाई थी, वो मैं आपको दिखाना भूल गया था। देखो क्या है, बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। देखो बर्थ रेट क्या है, ये आपकी बुक में भी है ना, ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ठीक। फिर क्या होता है, पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगी, जब बर्थ रेट क्या है, कम है और डेथ रेट क्या है, ज्यादा है। तो जितने लोग पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है, तो इस केस में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और फिर तीसरा केस जो है वो क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर सेम रहेगा, तो पॉपुलेशन स्टेज दी सेम। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन स्टेडी रहती है, नॉर्मल रहेगी, मतलब जैसी है वैसी चलती रहेगी। चलो अब वापस टॉपिक पे जैसे आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, देखो पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब मैंने आपको बताया दी चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, कितने चेंज हो रहे हैं नंबर, वो पॉपुलेशन चेंज होता है। अब ये पॉपुलेशन चेंज के भी पैटर्न है। ठीक है, तो पॉपुलेशन चेंज के आगे पैटर्न लग गया। व्हाट इज पॉपुलेशन चेंज, तो आपको पता है कि नंबर चेंज होना, बढ़ना घटना, वो पॉपुलेशन चेंज हो गया। लेकिन इसमें भी पैटर्न है। कहीं कहीं जैसे मैंने आपको अभी ये जो चीजें दिखाई, तो कहीं कहीं क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो चेंज हो रहा है, कहीं कहीं पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो भी एक चेंज हो रहा है। आया ना पैटर्न समझ में। तो पॉपुलेशन पैटर्न चेंज की अगर बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास सामने दो तरह के पैटर्न हैं जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से भी वेरी करते हैं। आइए समझाता हूं, देखो क्या है। तो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली। ये तो तय है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर बात की जाए तो मैंने आपको दिखाया कैसे मिलियन से बिलियन और बिलियन से बढ़ते जा रही है, वो ट्रिलियन भी पहुंचेगी, चिंता मत करो। ठीक है, तो पॉपुलेशन तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तय है। द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली।
नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, लेकिन सभी कंट्रीज ये ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर रही है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन हर जगह उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही है पॉपुलेशन। यही तो पैटर्न पढ़ना है। पैटर्न क्या है कि कहीं पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ रही है, कहीं पॉपुलेशन बहुत धीरे बढ़ रही है। बढ़ेगी तो वो ऐसा है ना कि कछुआ और खरगोश दोनों दौड़ तो रहे हैं, दोनों आगे तो जा रहे हैं, बस क्या है कि कछुआ बहुत धीरे धीरे जा रहा है और खरगोश बहुत तेजी से चले गया। दोनों दौड़े तो थे, दोनों डायरेक्शन में आगे तो बढ़े थे ना। वही चीज है यहां पे कि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है इज राइजिंग रैपिडली। नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, लेकिन सेम पेस पे ये जो ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाली बात होती है तो हर कंट्री में वो नहीं हो रहा है। एग्जांपल दूंगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल समझो क्या है। देखो एग्जांपल क्या है, सम कंट्रीज लाइक कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब कीनिया जैसी कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत तेज है। तो यहां का पैटर्न क्या हो गया, यहां का पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहां पे पॉपुलेशन चेंज जो हो रही है वो बहुत फास्ट हो रही है। ठीक है, यहां पे पॉपुलेशन चेंज बहुत फास्ट हो रही है। अब आप बोलोगे कि कीनिया में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्यों है, सवाल आया। सवाल उसका जवाब देखो, दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। यही पिछले वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे दिया था। क्या होता है कि पहले ऐसा था कि बर्थ रेट ज्यादा है तो डेथ रेट भी ज्यादा होते थे। ठीक है, बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है, पहले ऐसा होता था। तो क्या रहता था, वो बराबर अगर है तो पॉपुलेशन स्टेडी चलती रहेगी। ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह इंप्रूव होती है तो क्या होता है, इन कंट्रीज में बर्थ रेट तो आज भी ज्यादा है। ठीक है, कीनिया का जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो दे हैड बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, दोनों चीजें हैं। विथ इंप्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन। ठीक है, अब क्या होता है कि हेल्थ फैसिलिटीज, हाँ, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होने से क्या होता है, डेथ रेट को उन्होंने कम कर लिया। बर्थ रेट तो बढ़ी रहे हैं, डेथ रेट को उन्होंने कम कर लिया। तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते देखो, बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट। आगे समझ में, तो डेथ रेट कम कर ली तो यहां भी लोग, पॉपुलेशन तो बढ़ गई ना और बर्थ रेट में भी बढ़ गई, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन क्या है, हाई ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। एक पैटर्न ये हो गया हाई ग्रोथ रेट। अब दूसरा देखो क्या है, तो इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, अब अगर बात की जाए यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, तो यहां पे भी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लोग नए रोज मतलब कुछ ना कुछ लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग। तो यहां पे हाई ग्रोथ रेट है लेकिन यहां पे ग्रोथ रेट स्लो है। क्यों स्लो है, देखो, बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। मान लो कि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी इंप्रूव है तो लोगों की मृत्यु नहीं हो रही, तो पॉपुलेशन तो है, डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया, तो पॉपुलेशन तो है, लेकिन साथ ही साथ में क्या, बर्थ रेट भी उतना ज्यादा नहीं है। अब जब बर्थ रेट ज्यादा नहीं है तो ये यहां पे पॉपुलेशन कम बढ़ रही है। आगे समझ में, बर्थ रेट लो है और डेथ रेट भी लो है, तो इसके चलते क्या है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो स्लो है। मतलब लोग बढ़ तो रहे हैं लेकिन स्लो स्पीड से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यही कीनिया में उल्टा होगा कि कीनिया में क्या है कि बढ़ भी तेजी से रहे हैं और ये बच भी रहे हैं तेजी से। मतलब डेथ रेट का कम होने यानी लोगों का बचना यानी पॉपुलेशन का बढ़ना। ठीक है, तो वो सिंपल सी चीज थी। इसमें पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज में आपको ध्यान रखना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे जो पैटर्न है वो कैसा है, हाई ग्रोथ रेट वाला है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे यूनाइटेड किंगडम का हमने देखा, तो क्योंकि वहां पे बर्थ रेट भी लो हो गया और डेथ रेट भी लो हो गया, तो जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या हो गया, लो हो गया। ठीक है, लो ग्रोथ रेट है वहां पे। आ गया समझ में, ये सारा सब कुछ पढ़ा हमने पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज में। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। किसी को किसी भी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा, पॉपुलेशन कंपोजिशन। जी हां, पॉपुलेशन कंपोजिशन ये जो टॉपिक है ये आपको चैप्टर के कह सकते हैं एसेंस को समझा देगा पूरा। ठीक है, क्या है हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने ये देखा अभी तक कि ह्यूमंस इज इक्वल टू पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स हैं तो आपकी पॉपुलेशन है। अब वो ह्यूमन बींग्स के होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमें ये देखना है कि वो ह्यूमन बींग्स रिसोर्स है कि नहीं है, ये ज्यादा मायने रखता है। आया ना समझ में, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन आपको उसी चीज को समझाएगा। क्लियर है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। क्या होता है कि क्रिकेट मैच तय किया जाता है किसके बीच में, आपकी कॉलोनी की टीम, ठीक है, और आपकी बाजू वाली कॉलोनी की टीम। अब भैया क्रिकेट मैच होगा, ठीक है, ग्राउंड ब्राउंड सब तय कर लिया आपने। अब क्या होता है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप आपकी टीम में कितने लोग रखो, 11 नहीं 20 लोग रखो। ठीक है, और जो आपके बाजू की कॉलोनी आने वाली है, ठीक है, उनकी टीम में कितने मेंबर्स रख दो, 11 मत दो, 8 ही दे दो। ठीक है,
अब आपकी टीम में कौन कौन है, ठीक है, आपके धुरंधर देखो आप कौन कौन है। आपका जो ओपनर होगा वो ऐसा होगा कि जिसने जीवन में पहली बार बैट पकड़ा होगा, ठीक। आपका जो बॉलर है तो वो ऐसा बॉलर है, इतना खूंखार बॉलर है कि उसने फुटबॉल के अलावा दूसरी बॉल ही नहीं देखी है, ठीक है। अब वो जो दूसरी वाली टीम है, तो दूसरी वाली टीम में सब महेंद्र सिंह धोनी के बच्चे हैं। अब मुझे बताओ कि मैच होगा तो कौन सी टीम जीतेगी? तय है कि आप हारने वाले हो, कौन सी जीतेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन आपकी कॉलोनी की टीम हार जाएगी। उस टीम के साथ में आप 40 लोग भी ले लो वैसी की वैसी टीम के, तो 40 लोग भी आपको मैच हरवा देंगे। आया समझ में? अब ये जो पूरी कहानी बताई तो उससे सीखे क्या, ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी बताओ मुझे आप। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो कितने हैं, मतलब नंबर मैटर नहीं करते हैं, मैटर क्या करता है कि वो जितने हैं वो कैसे हैं। क्रिकेट खेलना है तो आपको देखना होगा कि क्रिकेटर्स है कि नहीं, कैरम नहीं खेलना है वहां पे बैठ के। आया ना समझ में? तो ये चीज रहती है। अब देखो क्या है, अगर मैं बताऊं कि बांग्लादेश और जापान दोनों ऐसी कंट्री है, दोनों में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन नंबर्स भी ज्यादा है दोनों कंट्रीज में, लेकिन कहां बांग्लादेश और कहां जापान, फर्क आ गया समझ में? तो व्हाट मैटर्स इज नॉट द पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन की लोग हैं तो कैसे लोग हैं, उनके अंदर क्वालिटीज क्या है, ये मैटर करता है ना समझ में? अंडरस्टैंड द पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल एज रिसोर्स देखेंगे हम, सिर्फ पीपल नहीं देखेंगे, तो आपको जनता नहीं देखना है, जनता जनार्दन नहीं देखना है, जनता को जोड़ के देखना है कि वो जनता कितनी क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है, पॉपुलेशन एज ए फैक्टर। तो पॉपुलेशन को एज ए फैक्टर, इन सारे फैक्टर्स को इन सारे फैक्टर्स के पैरामीटर पे देखना होगा। एज क्या है, किसकी एज, तो वो जो पॉपुलेशन आप देख रहे हो तो सारे लोग बच्चे हैं किसी काम के नहीं, सारे लोग बुजुर्ग हैं तो एक्सपीरियंस होगा लेकिन एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। सेक्स देखना है, मेल है फीमेल है, उसके बाद में लिटरेसी लेवल देखना है कि पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, हेल्थ स्टेटस देखना है कि हेल्दी है या नहीं, पता लगा पूरा देश आपका बीमार है, सोया हुआ है, तो वो किसी काम का नहीं, ठीक है, हेल्थ कंडीशंस हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, ऑक्यूपेशन, तो क्या काम कर रहे हैं लोग, इनकम लेवल, ठीक है, आपके देश में जो लोग हैं उनकी इनकम लेवल क्या है, सब गरीबी में जी रहे हैं कि सबके पास में कह सकते हैं सब बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, सब अंबानी के रिश्तेदार हैं। तो इस तरह से क्या है, आपको ये सारे क्वालिटीज देखना होगा। आगे समझ में? पॉपुलेशन सिर्फ नंबर देख लेने से कुछ नहीं होगा कि हमारे पास तो 100 लोग हैं बस बहुत है, वो मैटर नहीं करता है, आपको उनकी क्वालिटीज देखना होगा। एंड क्वालिटीज ऑन दीज पैरामीटर्स, इन सारे पैरामीटर्स पे आपको क्वालिटीज को देखना होगा, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन दिस द पीपल बिकम्स रिसोर्सेज। आगे समझे? और ये क्वालिटीज अगर होगी तो वो तय करेगा कि आपके देश में जितने लोग हैं वो रिसोर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्लियर है? ये सारा सब कुछ हमने देखा, एक बेसिक आउटलाइन बताई मैंने आपको पॉपुलेशन कंपोजिशन की, कि पॉपुलेशन होने से कुछ नहीं होता है, मैटर क्या करता है कि वो जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ठीक है, लोग कैसे हैं उसमें। आगे देखो क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। सिंपल सी चीज है, पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, दैट हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, एज ग्रुप क्या है, लिटरेसी लेवल है या नहीं है, व्हाट इज द हेल्थ कंडीशन ऑफ द दैट पॉपुलेशन ग्रुप, दिस ऑल थिंग्स मेक्स अप द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर है? हाउ मेनी आर मेल और फीमेल, वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई वो फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ मेनी आर मेल्स एंड फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, हाउ एजुकेटेड दे आर, and what type of occupation they are employed in, what their income levels and health conditions are। ये सारी चीजें जो है तो ये पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बताती है कि आपकी पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन, वो कैसा है। अब देखो, अगर आपको अब ये समझना है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन किसी भी देश का कैसे देखा जाए, तो ये जो एज सेक्स पिरामिड है, ये एज सेक्स पिरामिड हर देश का बनाया जा सकता है, और ये एज सेक्स पिरामिड बता सकता है कि उस देश के लोग रिसोर्स के नाम पे क्या है, मतलब वो सच में एक प्रोडक्टिव रिसोर्स है या नहीं है। तो एज सेक्स पिरामिड जो है, या फिर इसे पॉपुलेशन पिरामिड भी कहा जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक। एज सेक्स पिरामिड में होता क्या क्या है ये समझ लो, ठीक है। वैसे तो नाम से ही समझ में आ गया आपको, एज सेक्स पिरामिड। तो इस पिरामिड में आपको एज बताई जाती है और सेक्स बताया जाता है कि मेल है कि फीमेल है। देखो क्या है, तो अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज टू थिंग्स, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर दी टू थिंग्स व्हिच अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज। तो यहां पे दो चीजें क्या बताता है, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। पॉपुलेशन पिरामिड में जो टोटल पॉपुलेशन होती है आपकी, जो भी देश की पूरी पॉपुलेशन, उसको आप 3 एज ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। 0 to 15 एक ग्रुप होता है, फिर 15 से लगा लो 64 तक, फिर 65 एंड अबव, अब वो जितने साल तक जिंदा रह जाएं, ठीक है। तो ये 3 एज ग्रुप रहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड में। पॉपुलेशन पिरामिड में 3 एज ग्रुप रहते हैं। तो पहली चीज तो क्या हो गई, वो एज ग्रुप बताता है। तो द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, जैसे 5 to 15 है, 9 नहीं, 5 to 15, 10 to, ओहो गड़बड़, अच्छा 5 to 9 एंड 10 to 14 ईयर्स,
ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, आप उसे ऐसे ले लो एज ग्रुप को 5 to 15 और फिर अगर 65 एंड अबव या फिर 15 to 69 इस तरह से ये एज ग्रुप है। क्लियर है? ये हो गया क्या, एज सेक्स पिरामिड और पॉपुलेशन पिरामिड। आगे क्या है देखो, अब द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं कि वहां के लोगों की कहानी क्या है। लोग हैं तो सही, दिख तो रहे हैं बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि 100 लोग हैं आपके, एक जगह पे 100 लोग दिख रहे हैं, लेकिन अगर एक भी काम का नहीं तो 100 किसी काम के नहीं है। और जहां पे आपको 5 लोग दिख रहे हैं लेकिन पांचों के पांचों काम के, तो वो 100 से ज्यादा हो गए। तो हमें ये देखना है कि वो जो पॉपुलेशन है तो वो कितनी प्रोडक्टिव है। तो वो कैसे पता लगेगा, शेप जो है पिरामिड का, ये देखो ये पिरामिड के तीनों शेप अलग अलग दिखे। अब ये 3 अलग अलग शेप मतलब 3 अलग अलग कहानी बताई जा रही है, ठीक है, 3 अलग अलग कहानी बताई जा रही है। क्लियर? इसमें एक चीज हमने तो छोड़ी दी, और द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल। तो पॉपुलेशन पिरामिड में एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है मेल और फीमेल का जो सब डिवीजन है वो भी बताया जाता है पॉपुलेशन पिरामिड में, कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो ये 2 चीज बताई जाती पॉपुलेशन पिरामिड में, ठीक है। और पॉपुलेशन पिरामिड से आपको पता चलेगा क्या, पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब आगे देखिए, ये पॉपुलेशन पिरामिड में दो चीजें देखेंगे हम, 2 चीजों में हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एक बॉटम देखेंगे और दूसरा उसका टॉप देखेंगे। एक एग्जांपल देखो यहां पे क्या है, तो ये बॉटम देखो आप और ये टॉप देखो, देख लिया क्या डिफरेंस समझ में आया आपको, कि ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर है, ये परसेंट मतलब परसेंट में नंबर है। तो 0 से 4 जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में आपकी कंट्री के टोटल जो पॉपुलेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन का 9%, टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन का 9% शेयर जो है तो वो 0 से 4 वाले बच्चे हैं, ठीक है। फिर 8% जो है तो वो कहां से 0 से 5 से 9 वाले कितने हो गए, 8% पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। तो उस तरह से आप देखोगे तो आपकी देश की टोटल इतनी परसेंट पॉपुलेशन जो है तो वो 0 to 15 में आ गई है। तो 8, 10, 18 और 6 ये जोड़ दो तो 24, इस तरह से मतलब 24% पॉपुलेशन आपकी देश की किस में है, 0 to 15 में आ गई, ठीक है। और फिर ऊपर देखोगे आप तो ये सिर्फ अभी मेल का बता रहा हूं मैं, 24 और 24 इधर भी ले लो ऐसे एक तरह से, ठीक है। फिर अगर उधर देखें हम तो 65 एंड अबव, तो ये 65 एंड अबव में क्या है, 1%, 2%, 4%, तो 5% मान लो ये होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, एज सेक्स पिरामिड में आपने ये अलग अलग एज ग्रुप का वो देख लिया कि हाँ 0 to 15 वाले एज ग्रुप में इस कंट्री की इतनी परसेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। अब क्या आप बोल रहे, आप मैंने जैसे भी आपको बताया कि जो एज सेक्स पिरामिड है ये आपको देश की कहानी बता देगा पूरी, कि देश कहां तक जाएगा, क्या है स्थिति देश में, वो कैसे बताता है, तो ये मैं समझाता हूं आपको। देखो तो जो बॉटम है वो क्या बताता है, वो नए बच्चे बता रहा है, 0 to 15 एज ग्रुप, मतलब ये क्या है, ये बर्थ रेट बताता है, ठीक है। तो बॉटम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ बर्थ, कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं देश में, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, टॉप शोज द नंबर ऑफ एजेड पीपल, और टॉप जो है तो रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ। मान लो क्या है कि ये टॉप पे भी बहुत ऐसा रहता है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्राफ जो रहता है इस तरह से रहता है, सपोज एक एग्जांपल ले रहे, इसका मतलब क्या है कि वो बच्चे जो पैदा हुए तो वो मरे नहीं है, अभी तक है जिंदा, ठीक है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो रहा है, स्टडी दिख रहा है आपको कि हाँ एक जैसा चल रहा है। लेकिन ये जो पिरामिड है तो ये पिरामिड क्या बता रहा है कि जितने बच्चे ने जन्म लिया था और वो बड़े होते 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 क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। तो लोग 65 ईयर्स तक उनका कह सकते हैं कि उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। आया ना समझ में? तो आया समझ में कि हेल्थ कंडीशंस आपको समझ में आ गई यहां पे इस पॉपुलेशन पिरामिड को देखते हो कि हाँ ये पॉपुलेशन पिरामिड हेल्थ कंडीशन की बात बता दे रहा है आपको, देश की कहानी बता दी उसने, ठीक है। तो बॉटम और टॉप क्या रिफ्लेक्ट करता है वो आया क्लियर। अब देखो क्या है, The population pyramid also tells us how many dependents there are in a country। ये population pyramid आपको एक और चीज बताता है कि कंट्री में डिपेंडेंट क्या कितने हैं। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है समझिए। अभी मान लीजिए आप ये प्रिज्यूम करके चलते हैं हम कि 8th क्लास में बच्चे हैं, सब 15 साल से नीचे वाले हैं, हाँ 15 साल से नीचे वाले हैं। अब क्या है, तो आप सब अभी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप सब अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। पेरेंट्स से फीस लेते हो, पेरेंट्स के पैसों से खाना खाते हो, पेरेंट्स के पैसों से कपड़े पहनते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई, आपके पेरेंट्स के ऊपर आ गई है। और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि 65 ईयर्स होते होते क्या हो जाता है कि इंसान रिटायर हो जाता है। रिटायर हो गया, अब मान लीजिए रिटायर हो गया, वो प्रोडक्टिव नहीं रह गया, इकोनॉमिकली भी बायोलॉजिकली भी। अब जब प्रोडक्टिव नहीं रह गया है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। उस एजेड ग्रुप को भी कोई ना कोई संभालेगा। संभालने वाला कौन, तो 15 साल से फिर लगा के कहां तक, 15 साल से फिर लगा के जो 65 ईयर का जो एज ग्रुप है, जो बड़ा एज ग्रुप है हमारी कंट्री का, ठीक है, वो क्या होता है, वो होती है मतलब
कह सकते हैं इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, जो क्या कर रही है, जो दूसरों की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके चल रही है। तो द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। ठीक है, कितने डिपेंडेंट्स हैं। तो यंग डिपेंडेंट्स होते हैं कुछ, जो एजेड बिलो 15 ईयर्स होते हैं, और एल्डरली डिपेंडेंट्स होते हैं जो एज्ड अबाउ 15 ईयर्स। 15 ईयर्स, देखो ये स्लाइड बनाने में बहुत गलती करी। ठीक है, यहां पे आप क्या लिख सकते हो 65, तो एजेड अबाउट 65 ईयर्स। क्लियर है। ये सारा सब कुछ हमने किसमें देखा, दी पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल्स अस हाउ दी डिपेंडेंट्स, हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। आगे समझ में। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, कहां से 15 साल से कहां तक जाएगी, 64 ईयर्स तक। तो ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जो काम कर रही है, जो जिम्मेदारी संभाल रही है। आगे समझ में। तो ये अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ऊपर बताया था, दी शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड, तो वो शेप से ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी। कैसे, ये मैं बताता हूं। देखो, तो ये पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया, कीनिया का पॉपुलेशन पिरामिड देखो क्या, तो बर्थ रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मतलब बच्चे जन्म ले रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, ये इस साइड मेल हो गया, इस साइड फीमेल हो गया। तो ये जो दो ऑर्डर रहती है, तो मेल फीमेल का क्लासिफिकेशन आप गिनती कर सकते हो कि हाँ कितने मेल है कितने फीमेल है। तो सेक्स जो एक क्या हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन का, वो आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या हुआ, तो बर्थ रेट तो बहुत है ऊपर जाते जाते, लेकिन ये बेचारे पहुंचे नहीं ऊपर तक। ठीक है, डेथ रेट भी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हेल्थ कंडीशंस क्या है, यहाँ पे खराब है, हेल्थ कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक कंडीशन देखें अगर, तो अब क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, तो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है। ये बच्चे जो है, तो सबका बोझ किसके ऊपर आ जाएगा, इन बच्चों का बोझ आ जाएगा वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, ये कीनिया का हो गया। अब इंडिया का देखो क्या है, तो हाँ हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पे खराब है, ये हम देख सकते हैं, देश की स्थिति हमने समझ ली। इंडिया का देखो क्या है, तो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, नीचे से उतना ब्रॉड नहीं है जितना कीनिया का था, मतलब हमारा बर्थ रेट क्या है, कंट्रोल्ड है थोड़े से। ठीक है, कंट्रोल्ड है। अब उसके बाद में डिपेंडेंट, ये तो डिपेंडेंट होगी नीचे वाली। अब ये जो वर्किंग पॉपुलेशन का एज ग्रुप है, तो ये भी कीनिया से अच्छा है हमारा, मतलब हमारे यहाँ लोग वर्किंग पॉपुलेशन जो है हमारी, तो वो भी ठीक ठाक है। उसके बाद में डेथ रेट की बात की जाए, तो हमारे यहाँ क्या है कि 65 से अबव जो लोग हैं, तो उनका कंपोजिशन कीनिया से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। कीनिया से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज कीनिया से ठीक है। अब उसमें भी देखो विमेन का आपको शेयर थोड़ा ज्यादा दिखेगा, आपकी बुक में क्लियर देखो, विमेन का शेयर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, मतलब हेल्थ कंडीशंस भी किसकी ज्यादा अच्छी है, विमेन की। आया ना समझे। तो ये सब पॉपुलेशन कंपोजिशन का पार्ट है, वो बता रहा है कि ह्यूमंस जो है, तो आपकी कंट्री में किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स है। विमेन की हेल्थ कंडीशन अच्छी है अबव 65, ये बताया उसमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतनी विमेन ज्यादा है ना, ज्यादा बची है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी हैं। अब देखो जैसे जापान का पॉपुलेशन पिरामिड, तो यहां क्या हो गया कि जापान में इस समय पे वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसी कारण जापान ग्रो हो गया। बताया ना मैंने कारण आपको, जापान का ग्रो होने का कारण क्या है कि वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब ये वर्किंग पॉपुलेशन है, उसके बाद में डिपेंडेंट इनके ऊपर लोग कम है, इधर भी बच्चे भी कम है, बुजुर्ग भी कम है। और ये ग्राफ देखोगे तो अब ये इंडिया से भी बड़ा है, कीनिया से भी बड़ा है, मतलब जापान की हेल्थ फैसिलिटीज और अच्छी है, बहुत अच्छी है। आया ना समझ में। ये पूरी कहानी है, तो आपको क्रक्स समझना होगा, जरूरी है क्रक्स। और देखो इसको अगर मैं और फ्यूचर 50 साल आगे की और बात बताता हूं, कल को क्या होगा कि यही बच्चे बड़े होंगे। ठीक है, यही बच्चे बड़े होंगे, ये वाला ग्राफ ऊपर चले जाएगा। ठीक है, होपफुली ये इतने लोग अगर रहेंगे, तो कल को हमारा जो ग्राफ बनेगा आज से 20 साल बाद, ठीक है, हमारा जो ग्राफ बनेगा तो जापान की तरह बनेगा। आ गया समझ में। लेकिन जापान में अब क्या दिक्कत होगी कि ये जो उनकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, मतलब कह सकते हैं कि यंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो बच्चों की है, अब ये बच्चे कम रहेंगे, और बच्चों के ऊपर जब ये बच्चे बड़े होकर ऊपर आएंगे, ठीक है, ये वाला ग्राफ जब ऊपर आएगा, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट एल्डरली ज्यादा हो जाएंगे, बुजुर्ग ज्यादा हो जाएंगे, देश में जवान कम रहेंगे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी कर सकते हो। आया समझ में, मजा आया, चीजों को पढ़ के मजा आना चाहिए। और पॉपुलेशन कंपोजिशन के साथ में हमारा चैप्टर जो है थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो फैक्ट्स थे, डू यू नो वाले, वो सारे फैक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप चीजें यहां तक क्लियर हैं। किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डू यू नो फैक्ट्स। डू यू नो फैक्ट्स किस चैप्टर के, तो जिस चैप्टर को हम थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट कर चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के सभी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, एक एक करके सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। किसी प्रकार का डाउट है तो वो भी बता दिया है। ठीक है, मतलब डाउट होना ही नहीं चाहिए, पहले तो मैंने सारे पर्सपेक्टिव कवर करने की कोशिश करी थी, वो सारी चीजें हो गई है। अब रह क्या गया है, देखिए, तो ये जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है,
वो मैं आपको बताता हूं कि कभी कभी फैक्ट्स जो रहते हैं 1 मार्क्स में आ जाते हैं, तो वो फैक्ट्स अलग अलग जगह पे जो थे तो सबको एक साथ हम एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। डू यू नो कि जो बॉक्सेस हैं उन्हें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बॉक्स क्या बताता है, देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम सुना है, सुना ही होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ले लो पहले तो। एचआरडी मिनिस्टर कौन है इस समय हमारी कंट्री के, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उसके बाद क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 1985 में इस मिनिस्ट्री को बनाया गया था। और उस मिनिस्ट्री का काम क्या होता है, तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर है, और इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब काम क्या है, और एक आगे डेवलपमेंट लग गया, तो ये ह्यूमन बींग्स के रिसोर्सेस को डेवलप कराने का काम करती है। मतलब इन शॉर्ट अगर समझाएं आपको, तो मैंने आपको लेमन डेफिनेशन में समझा दिया। तो एचआरडी मिनिस्ट्री जो होती है वो क्या करती है, इट लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, स्किल्स, इन सारी चीजों का ध्यान देती है कि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन सिर्फ ऐसा ना हो कि नंबर ही बढ़े, वो पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनकी क्वालिटीज बढ़े, इस चीज का ध्यान रखा जाता है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 विथ एन एम टू इंप्रूव पीपल्स स्किल, ठीक है, लोगों की, जनता की स्किल्स इंप्रूव करने के एम के साथ में उसे एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। दिस जस्ट शोज हाउ इंपॉर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री, और ये दर्शाता है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं पीपल फॉर द कंट्री, ठीक है। जनता जो है तो वो जनता क्वालिटेटिव होना चाहिए, उनके पास में स्किल्स होना चाहिए, ये बताता है कि एक स्किलफुल पॉपुलेशन होना कितना जरूरी है। आया समझ में। ये सारा सब कुछ हमने देखा किस बारे में, जो डू यू नो का पहला बॉक्स था। अगली चीज देखो, यहां पे ग्लॉसरी दी है कुछ, तो वैसे तो आपको मैं इमिग्रेशन, एमिग्रेशन सारी चीजें बता चुका था, लेकिन एक बार जो ग्लॉसरी में दिया तो डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब इट इज द नंबर ऑफ, एवरेज नंबर लिखेंगे तो वो भी सही रहेगा, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज गोइंग टू लिव, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, जो बुक में लिखा है। देखिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक इंसान ने जन्म लिया और वो इंसान की डेथ कब हो जाएगी किसी को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी कंट्री का हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं कि आपकी कंट्री में एवरेज इतने साल एक इंसान जीने वाला है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन का हम क्या देखते हैं, टोटल पॉपुलेशन और हर इंडिविजुअल ने कितने साल उम्र जी है, मतलब कितने साल जीवन जिया है उसने, उस हिसाब से हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो हर कंट्री का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग कैसे होती है, तो मान लीजिए जिन कंट्रीज में हेल्थ फैसिलिटी वगैरह डेवलप्ड है, ठीक है, तो नॉर्वे, स्वीडन, जापान, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे क्या है, हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव होने के कारण यहाँ पे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो वो 80 ईयर्स, 85 ईयर्स तक रहती है, ठीक है। और वैसे ही जैसे अब इंडिया का देखें तो 73 है शायद, इसके आसपास है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि एवरेज ईयर्स विच अ नंबर, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स विच अ पर्सन इज गोइंग टू लिव, कि वो कितने साल एक एवरेज इंसान जीने वाला है हमारे देश में, ठीक है। अब देखो इमिग्रेशन क्या है, तो व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, बताया था मैंने कि इंडिया से आप यूएसए गए तो आप यूएसए के लिए इमिग्रेंट बन गए, ठीक है। और एमिग्रेशन क्या है, व्हेन अ पर्सन लीव्स द कंट्री, और जब आप इंडिया से यूएसए गए थे तो इंडिया के लिए क्या बन गए थे, आप एमिग्रेंट बन गए थे। तो ये एमिग्रेशन और इमिग्रेशन हो गया, तो ये दो प्रोसेस हो गई, ठीक है, माइग्रेशन का पार्ट हो गया। अगला क्या है, एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड का कितना बताया था हमने आपको, ध्यान करो थोड़ा सा, ठीक है। जो वर्ल्ड का था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना भी है और आंसर, ठीक है, ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। तो वर्ल्ड की डेंसिटी में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए वर्ल्ड की डेंसिटी में मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कि पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है लैंड सरफेस, उस पर कितने लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से पर स्क्वायर किलोमीटर में डिवाइड करके वर्ल्ड की एवरेज डेंसिटी निकाल लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बात आती है किस चीज की, इंडिया की। तो इंडिया की एवरेज डेंसिटी कैसे निकालोगे आप, तो ये इंडिया है, तो इंडिया का टोटल लैंड एरिया और टोटल जो पॉपुलेशन है उससे आप पर स्क्वायर किलोमीटर में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो वही चीज, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर एवरेज निकाला जाए तो एक स्क्वायर किलोमीटर के एवरेज में इंडिया में कितने लोग रह रहे होंगे, 382 लोग रह रहे होंगे, ठीक है, ये एवरेज निकाला है। अब वही वाला कंफ्यूजन में मत लेना कि हमारी कॉलोनी में ही
मान लो कि आपकी मल्टी है, आपका जो भी सोसाइटी है, तो वो अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लोग से ऊपर होंगे, आप बोलोगे कि ये तो गड़बड़ होगी। तो वो एवरेज, जब इंडिया में रेगिस्तान भी है जहां कोई नहीं रह रहा, तो उसका एरिया जोड़ेंगे और टोटल पॉपुलेशन जोड़ेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, तो डेटा हमारे पास जो एवरेज निकलेगा वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर निकल के आने वाला है। क्लियर है? आगे देखो क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY, ठीक है, तो PM लगा देते हैं यहां पे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये क्या चीज है? तो ये प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम है जिसके अंदर क्या किया गया है, जो कब स्टार्ट की गई, 2014 में, ठीक है, वॉज स्टार्टेड इन 2015 में स्टार्ट की गई थी, एमिंग टू ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ फ्रॉम 2016 टू 2020, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, ये देखिए 2015 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया विच इज फोकसिंग ऑन इंडियन यूथ। यूथ पे क्यों फोकस किया गया है, अब कारण समझाता हूं। हमें ह्यूमन रिसोर्सेस को क्या करना है, डेवलप करना है। तो अब हमारे यहां जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन वो जनसंख्या अगर किसी काम की नहीं रहेगी तो वो जनसंख्या किस काम की, फिर आया समझ में? मतलब अगर वो कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं सकती तो वो जनता किसी काम की नहीं है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, तो उसके अंदर क्या गोल सेट किया गया है कि 2016 से 2020 तक क्या किया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज एप्टीट्यूड्स टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स, मतलब जो यूथ है उस यूथ को एम्प्लॉयबल स्किल्स सिखाई जाएगी, मतलब कुछ ऐसा काम सिखाया जाए जिससे वो काम कर सके, ठीक है। क्या काम सिखाया जाए, तो मान लो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड काम सिखाया जाएगा उसे, ठीक है, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी किसी चीज को करने की। अब वो मशीन ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, उसके बाद में उसे कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को चलाना, सुधारना, बिगाड़ना, ये सिखाया जा सकता है। तो इस तरह से क्या है कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब क्वालिटी ट्रेनिंग देंगे आप कि हाँ ऐसे काम करोगे तो काम सही होगा, बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स, ताकि क्या हो कि वो इतना काम सीख जाए कि वो अपना पेट पाल सके, मतलब एक अच्छी वेज अर्न कर सके, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, अनएम्प्लॉयड ना घूमे। ये ऑब्जेक्टिव था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, ये जो स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी। आई होप डू यू नो फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे। इसी के साथ में थ्योरी पार्ट पे चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो उस तरह से फिर पूरा चैप्टर बंद होगा, ये बुक को हम बंद कर देंगे, ठीक है। क्लास 8 जियोग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा फाइनल। तो यहां तक आपको किसी प्रकार के कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।